स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि एक्शन वही है जो पिछले हफ्ते हम देख रहे थे। पिछले 2 हफ्ते से रेंज में बाजार कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। तो 17,800 इनफैक्ट 850 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। लग रहा था कि शायद बाजार यहां से थोड़ा एक्शन दिखाने की तैयारी में है, बट आप देखिए आज पूरे दिन ऊपरी स्तरों से दबाव आते हुए दिखा है। फिलहाल 17,750 के करीब निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक्स में थोड़ी ज्यादा बिकवाली है। 250 पॉइंट्स का कट बैंक निफ्टी में है। ग्लोबल क्यूज भी कुछ ज्यादा खास नहीं है और हमारे बाजारों के लिए भी नतीजों के अलावा और कोई बड़ा ट्रिगर इस समय तो निकल कर आ नहीं रहा है। नतीजों के दम पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रखना है आपको फोकस। तो आइए शो की करते हैं शुरुआत और देख लेते हैं कि इस समय की सबसे बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। चौतरफा बिकवाली है आज। भारी बिकवाली नहीं है, बट बिकवाली जरूर है। लगभग सभी सेक्टर्स में आपको थोड़ा दबाव आते हुए दिख रहा है। 100 अंक गिरा है निफ्टी, 17,750 अब 17,775 के करीब आते हुए दिख रहा है। 225 पॉइंट्स का कट आपको बैंक निफ्टी में भी इस समय दिखेगा। 41,300 के ऊपर फिलहाल होल्ड करते हुए। पीएसयू बैंक इंडेक्स ये 2.5% टूटा है, इस पर रखिए नजर। सारे पीएसयू बैंक्स दबाव में आ रहे हैं और स्पेशली एसबीआई सुबह से ये कमजोर दिख रहा है, बट बाकी पीएसयू बैंक्स में भी आपको वीकनेस ही बनती हुई दिखेगी। अदानी ग्रुप के शेयर यहां पर 4 से 8% की कटौती आपको फिर दिख रही है। एक तो मूडीज ने 4 कंपनीज पर आउटलुक नेगेटिव किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। नया प्लेज इन्होंने क्रिएट किया है। तो कई सारे खबरें अदानी ग्रुप को लेकर चल ही रही हैं लगातार, और आज भी ये सारे काउंटर्स आपको कमजोरी दिखेंगे। जो कैश कॉल्स हैं वो तो सारी की सारी आपको 5% के निचले सर्किट पर ही ट्रेड होते हुए दिख रही हैं। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सारे के सारे सेक्टर्स इस समय दबाव में है। आईटी, रियल एस्टेट, मेटल्स, यहां पर आपको सबसे ज्यादा दबाव दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप्स यहां पर भी वीकनेस है। तो 1.5 से 2% तक ये सारे इंडिसेस आपको फिसलते हुए दिखे हैं। और अमेरिकी बाजार भी हमने देखा शुक्रवार को थोड़ा मिला जुला कारोबार आपको होते दिखा। पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन वाला था। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजारों में 0.5% की आपको बढ़त दिखेगी। और रुपए पर भी रखिए नजर, आज 20 पैसे कमजोर आपको रुपया भी है। तो ऑन द फेस ऑफ इट कोई ऐसी बड़ी ट्रिगर, बड़े मूव्स बाजार पर नहीं आ रहे हैं, बट पॉजिटिविटी भी इस समय थोड़ी कम ही दिख रही है। एफआईएस की तरफ से जो फ्राइडे को हमने कैश में खरीदारी देखी थी, वो भी इस समय ज्यादा नजर नहीं आ रही है। ऑफकोर्स बल डील की वजह से भी वहां पर आपको कैश का बाई फिगर मिल चुका होगा। कोफोर्ज में हमने आज बड़ा एक्शन देखा है, तो उस स्टॉक पर भी रखनी है आपको नजर। और कई सारे काउंटर्स हैं जो आज आपको भारी गिरावट के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे, 16% का कट इस काउंटर में आपको आते हुए दिखा है। और इन्फो एज 10% का सर्किट छूट चुका है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 10% का सर्किट छूट चुका है। 8% अदानी एंटरप्राइज दिख रहा है। स्टॉक ऑफ द डे में लुपिन की बात करी थी, वहां पर 8% का कट है। कोफोर्ज में 8% का कट है। बीएचईएल पे नतीजे ऑपरेशनली बल्कि अच्छे आए थे, फिर भी 6% नीचे ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बहुत कम काउंटर्स हैं जो आपको अच्छी गेंस दिखा रहे हैं। एक ग्लेनमार्क नतीजों के दम पर थोड़ा ऊपर है, और नैल्को नतीजे कमजोर थे बट हर पैमाने से अनुमान से बेहतर थे, तो वहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए स्टॉक्स पर ही करते हैं फोकस, क्योंकि वहीं पर आपको आ रहे हैं कुछ मूव्स। नतीजे और खबरें लेकर अरमान तैयार हैं, और आने वाले दिनों के लिए कुछ जो ट्रिगर्स हैं अहम, वो बताएंगे हमें कुशल। तो कुशल, आपसे करते हैं शुरुआत। गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से अहम ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से अभी भी नंबर्स आने बाकी हैं। आज के जो नंबर्स हैं उसमें पीएफसी, जी एंटरटेनमेंट और सेल, इसके नंबर्स आएंगे। साथ ही जनवरी महीने का जो सीपीआई आंकड़ा है ये भी हमारे सामने आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखें कि इन्फोसिस इसकी बोर्ड बैठक में बायबैक बंद करने पर विचार है। और साथ ही टिप्स इंडस्ट्रीज बोर्ड मीटिंग होने वाली है स्टॉक स्प्लिट को लेकर, इस पर भी ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुनवाई भी आज होती हुई दिखेगी। तो ऑल इंपॉर्टेंट इससे क्या डिसीजन निकल कर आता है ये देखना काफी अहम है। साथ ही टीसीआई एक्सप्रेस और हेरिटेज फूड्स, इन दोनों काउंटर्स पर ध्यान रखिए। एक का बायबैक यानी कि टीसीआई एक्सप्रेस का ये बंद हो रहा है, और साथ ही हेरिटेज फूड्स इसके राइट्स इशू आज बंद होते हुए दिखेंगे। कल के दिन में ट्रिगर्स के लिहाज से नंबर्स में निफ्टी से अपोलो हॉस्पिटल्स, ओएनजीसी और साथ ही आइशर मोटर्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज समेत अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। साथ ही एफएनओ स्पेस की लंबी सूची है। चुनिंदा नाम में बाटा इंडिया, भारत फोर्ज, बायोकॉन, बॉश, इप्का लैब जैसे स्टॉक शामिल हैं। जनवरी महीने का डब्ल्यूपीआई आंकड़ा भी हमारे सामने आएगा, और साथ ही पटेल इंजीनियरिंग, इसका राइट्स इशू कल से खुल जाएगा। 27 फरवरी तक ये खुला रहेगा, तो इस पर ध्यान रखिए। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और साथ ही आर्चिन केमिकल, इन दोनों हाल ही के जो आईपीओ
आईपीओज हैं, इनके 50% लॉक इन खत्म होते दिखेंगे जो 90 दिन वाले हैं। एक्स डिविडेंड होगा महानगर गैस से, इसका अंतरिम डिविडेंड जो इन्होंने 10 रुपए का दिया था। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जनवरी महीने का सीपीआई आंकड़ा, ऑल इंपॉर्टेंट यूएस का, इस पर आपको फोकस रखना है। साथ ही चौथे तिमाही के जो जीडीपी आंकड़े हैं यूरोप और जापान के, वो भी आपके सामने आते हुए दिखेंगे। और बैंक ऑफ जापान के जो नए गवर्नर है उनका भी ऐलान होता हुआ नजर आएगा। 15 फरवरी यहां पर केन्स टेक्नोलॉजीज 50% एनुअल लॉक इन, इनका भी खत्म हो जाएगा। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा आईटीसी का काउंटर और ग्लोबल इवेंट्स, अगेन ये भी हैवी दिन रहने वाला है। जनवरी महीने का यूके का सीपीआई आंकड़ा यानी कि बुधवार को, साथ ही यूएस की जो रिटेल सेल्स है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है जनवरी महीने के, वो भी आपके सामने आएंगे। तो ग्लोबल इवेंट हफ्ता ये रहने वाला है, इस पर फोकस रखिए। और बाजारों की चाल कैसे रहती है इनकी वजह से ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो काफी सारे अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ नतीजे भी आ रहे हैं। IRFC, इस पर रखिए नजर। अच्छे नतीजों में आपने बढ़त देखी है। 1594 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 1633 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिखा है, तो अच्छी बढ़त है। बीच में स्टॉक काफी एक्टिव भी हो रहा था, लगातार बाजार के रेडार पर भी आ रहा था, अच्छी गेन्स भी इसने दिखाई थी। और नतीजे भी अगर आप देखें तो मुनाफे में अच्छी बढ़त भी IRFC ने दिखाई। करीब 2.5% मुनाफा इनका बढ़कर आया है इस समय, अगर आप कुल मुनाफे की बात करें तो। एक बार ये फिगर्स चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये 160 करोड़ का मुनाफा होना चाहिए। एक बार इसको चेक करते हैं और चेक करवाते हैं इसको कि ये सही आंकड़ा आ रहा है या गलत। एक बार इसको दोबारा हम क्रॉस चेक करवाएंगे हमारी टीम के साथ। बट नॉनदलेस IRFC पर रखिए नज़र। स्टॉक वैसे इस समय कुछ ज़्यादा बड़े एक्शन में दिख नहीं रहा है। शायद ये मुनाफे का फिगर 1 डेसिमल हमारी तरफ से मिसिंग उसमें दिख रहा है। मैं चेक करवा के आपको फिर से इनके बारे में बताता हूँ। आइए तब तक जो बाकी नतीजे आ गए हैं और खबरें जो हैं आज की, वो जान लेते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए जी। कुछ नतीजे आते हुए दिखे हैं जिसमें आप गुजरात गैस सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आय जो है वो लगभग 7% गिर कर आई है। मार्जिन्स में आपको कटौती दिखेगी, 16.2% से गिरकर 15.8% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफा भी लगभग 8% गिरता हुआ दिखा है। सुंदरम ब्रेक की बात करें तो घाटा 1.6 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वहीं आय भी 81 करोड़ से बढ़कर लगभग 87 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। खबरों पे आ जाएं तो ऑयल इंडिया राउटर्स के हवाले से जो अपडेट आता हुआ दिखा है कि अगले साल लगभग 70 नए कुएं जो हैं खरीदने की उम्मीद है। और अगर वो बात कर रहे हैं कि फिलहाल करीब 17,500 करोड़ जो कंसोलिडेटेड कर्ज है, वहां पर भी जो अपडेट है वो उन्होंने दिया है। JSW स्टील, यहाँ पर जनवरी में क्रूड स्टील उत्पादन जो है 15% बढ़कर आया है। वहीं क्रूड स्टील उत्पादन 15% बढ़कर लगभग 19 लाख टन जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो सीएम का डेटा आता हुआ दिखा है, जनवरी में पीवी बिक्री जो है वो लगभग 3 लाख यूनिट्स के आसपास जो है आती हुई दिखी है। वहीं घरेलू कार बिक्री भी 1.4 लाख के आसपास जो है यूनिट्स आती हुई दिखी है। मान इंडस्ट्रीज की बात करें, कंपनी को 500 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। KPI ग्रीन एनर्जी लंबी अवधि के लिए पावर परचेस एग्रीमेंट किया है इन्होंने। FDC पर ध्यान रखिएगा क्योंकि US FDA की जांच के बाद यहाँ पर जो जांच हुई थी वो 6 से 12 फरवरी के बीच में जो प्लांट में जांच हुई थी, वहाँ पर कोई भी आपत्तियां जो हैं वो नहीं पाई गई है। और अंत में ब्लॉक डील्स हैं जिसमें कोफोर्ज लगभग प्री ओपन में लगभग 60 लाख शेयर्स के कई सौदे किए गए थे। डिलीवरी लगभग 12.5 लाख और BEL लगभग 40 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे नतीजे और साथ ही खबरें जो आती हुई दिख रही हैं। स्टॉक्स में एक्शन काफी बना हुआ है। और अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या गुड दिख रहा है सर स्क्रीन पे? सपोर्ट होल्ड करें इसलिए? अच्छा, 1.5 घंटा बचा है इसलिए। नहीं, लेकिन दीप सपोर्ट होल्ड करें। हाँ, मार्केट में ऐसी कोई बहुत अच्छी तेजी और बहुत अच्छी खराबी नहीं है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में 17,725 17,800 जो आपका सपोर्ट रेंज है उसी में तो टाइम पास कर रहा है। 17,720 का लो है। बैंक निफ्टी में आप देखिए 41,100 41,250 की रेंज जो सपोर्ट जोन है 41,150 60 के आसपास से घुमा है। सो आई थिंक ठीक है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात दिखती नहीं है क्योंकि आज आपको ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हल्की फुल्की ये कह सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी के बावजूद हम ऊपर नहीं आ रहे। तो अभी ऐसा मार्केट ने थोड़ा एक मन ये बना लिया दीप के हमें मिनट टू मिनट और डे टू डे कोरिलेशन देना कोई बहुत जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, हर वक्त जरूरी नहीं। तो कभी कभी ऐसा समय आता है जब आप संकेत लेते हैं, कभी कभी ऐसा समय आता है जब आप कोई संकेत लेना ही नहीं चाहते हैं। इस वक्त जो मार्केट चल रहा है प्योरली एक ही चीज पर, डिमांड सप्लाई ऑफ स्टॉक्स। जिस स्टॉक में खरीदारी है रिजल्ट्स के दम पर या फंड फ्लो के दम पर, वहां तेजी है, जहां पर बिकवाली है। सो स्टॉक्स इंडेक्स का मूवमेंट डिसाइड कर रहे हैं, नहीं कि इंडेक्स स्टॉक का मूवमेंट डिसाइड कर रहा है। दोनों में फर्क है। एक तो ये था कि इंडेक्स मजबूत है तो अपने आप स्टॉक्स में खरीदारी आती है, इंडेक्स कमजोर है तो बिकवाली होती है। इस वक्त इंडेक्स अपना मन नहीं बना पा रहा है तो स्टॉक्स में एक्शन है। और स्टॉक्स में फॉर एग्जांपल आज टाइटन टॉप गेनर है निफ्टी का, 2% टाइटन ऊपर है तो टाइटन के हिसाब से टाइटन का जो वेटेज है निफ्टी में वो आपको मिल जाएगा।
या कुछ और कमज़ोर है, तो उसके हिसाब से स्टॉक्स का जो एक्शन है वो इंडेक्स पर, और जब स्टॉक डिसाइड करते हैं इंडेक्स का वेटेज, तो फिर इंडेक्स कहीं नहीं जाता। करेक्ट सर। क्योंकि किसी इंडिविजुअल स्टॉक में या किसी एक सेक्टर में उतनी ताकत नहीं होती कि इंडेक्स को मूव करे, और यही वजह है कि आप इंडेक्स बहुत छोटे दायरे में देख रहे हैं। जहाँ सपोर्ट है वहाँ खरीदारी आ रही है, जहाँ रुकावट की जगह वहाँ पर बिकवाली भी आती हुई दिख रही है। और आई थिंक आखिरी 1-1.5 घंटे में भी यही होगा। कोई देखो डाउ खराब नहीं है, 125-150 पॉइंट नीचे था, मुश्किल से 25-30 पॉइंट नीचे रह गया, तो डाउ में रिकवरी आपको दिख ही रही है, राइट। सेम सिचुएशन है आपकी नेस्डेक 14-15 पॉइंट नीचे, कोई खास बड़ी बात है नहीं। दिन भर में आप देखिए, इवन अमेरिका के बाजार देखिए, डाउ नेस्डेक दिन के दौरान लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं, नीचे खुलकर ऊपर बंद होते हैं, ऊपर खुल के नीचे बंद होता है। तो वहां पर भी है दायरे में ट्रेड, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी सेम अपने यहाँ भी है। अपने एक ही चीज देखनी है बचे हुए 1.5 घंटे में, 17,850। ओके, 17,850 के ऊपर अगर जब तक बंद हो रहे हैं तब तक तो कोई समस्या है ही नहीं। और वर्स्ट केस सिनेरियो में दीप 17,700 के नीचे आज क्लोजिंग नहीं चाहिए। 17,700 जी, वो तो थोड़ा डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 दिन से हम 17,700 के ऊपर बंद हो रहे हैं, और 3 दिन से 17,850 के नीचे। तो अगर 17,850 के नीचे बंद होते हैं तो एकदम BTST के लिहाज से थोड़ा सा मूड खराब होगा। 17,700 के नीचे बंद होते हैं तो फिर थोड़ा सा नीचे की जगह खुलती है, तब ये आपको नीचे में 17,550 17,600 तक ले जा सकता है। तो उसके लिए 150-200 पॉइंट की जगह खुल जाती है। सो आई डाउट कि 17,700 के नीचे हम बंद होंगे। 17,850 के ऊपर बंद होंगे कि नहीं होंगे वही देखना है, क्लियर कट है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आप अगर 41,350 के नीचे बंद होते हैं तो ही तनाव है। 41,350 के ऊपर बंद होते हैं तब तक कोई टेंशन की बात ही नहीं है। करेक्ट सर, बहुत क्लियर है। सो ये लेवल पे नजर रखनी है। 41,350 हम होल्ड करते हैं। अरे वहीं पे है, वहीं पर है। चलो ठीक है, तो ये आपके लिए ठीक तो बचे हुए समय में देखते हैं लेवल्स, और डेटा मेरे तैयार हो ही रहे। थोड़ी देर में मैं पूरा विस्तार से विश्लेषण भी आपको दूंगा। बिल्कुल, और सारे हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं तो उनका भी करते हैं स्वागत। बिल्कुल, बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुणाल जी ने आज लिए हाफ डे लिया, हाफ डे लिए, और वागले साहब का भी स्वागत है। हिमांशु गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, और सुमित जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सुमित जी वर्क फ्रॉम होम है आज? हाँ अनिल जी, आज मजे यार आपके तो एकदम, मर्जी आए तब घर से, मर्जी आए तब ऑफिस से। नहीं अनिल जी, आज थोड़ा सा तबीयत खराब था, इसके लिए वर्क फ्रॉम होम है। यार आपके जैसे बहुत सबके होने चाहिए ना, है ना थोड़ा। हाँ अच्छा, दीप तो बोल रहा, हाँ मेरी तरफ ही इशारा है। और लंबे समय बाद विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका धन्यवाद शो में आज जुड़ने के लिए। आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से बंसल जी तैयार है बिगुल के साथ। बंसल जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, आपने देखिए अनिल जी बताने को बोला है, तो पहले तो अनिल जी आपको ये बता रहा हूं कि जो आज हाफ डे ले रहे हैं और जो कल फुल डे लेंगे, और जो आज घर से काम कर रहे हैं, कल घर से काम कर रहे हैं करेंगे, उन पे अनिल जी स्पेशल नजर रखी जाए। हाँ, और अनिल जी जो मेरा yes! चार्ट कॉर्नर पिक है हमारा, मेरा और कुणाल जी का। अनिल जी अच्छा। कल वैलेंटाइन डे है, ओह अनिल जी टाइटन भी बढ़ रहा है आज अनिल जी। क्या फंडामेंटल ये सब रिसर्च की है योगदान बंसल जी इन्हीं ने। लोगों का अनिल जी। ओहो, फंडामेंटल रिसर्च जोरदार की है। हम तो ऐसे सोचे थे कि कुछ काम आ गया होगा, छुट्टी ले। ऐसे टाइम पे तो कभी काम हो तो भी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, मतलब ही अलग निकालते मतलब बंसल अलग जी जैसे लोग। जी बंसल जी समझ गए, बताएं सर। अनिल जी हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है अनिल जी, एनटीपीसी एकदम डिफेंसिव है, टेक्निकल पैटर्न काफी बढ़िया है, नतीजे भी अच्छे आए थे। 31 तारीख के आसपास अनिल जी नतीजे आए थे, तब स्टॉक चला था, उसके बाद साइडवेज जोन में गया था। नीचे एक अच्छा बेस है, एनटीपीसी पे एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 165 रुपए 50 पैसे, 165.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। 174 175 के टारगेट के लिए एनटीपीसी है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। एनटीपीसी है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब फरमाएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मुझे बैंकिंग स्पेस में थोड़ी ज्यादा वीकनेस दिखाई देती है निफ्टी के कंपैरिजन में। कैन बैंक ने पिछले 5 दिनों का बॉटम ब्रेक किया है। 287-88 का वो लेवल है, अभी 286-87 के आसपास है। यहाँ पर बेचे, 290 का आपका स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है एक 10 रुपए की ऑन द डाउन साइड मूव दे सकता है। 275-276 तक के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिनों में मिलने चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए केनरा बैंक में बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपके लिए एक्शन मंदी की तरफ है। बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं और बैंक निफ्टी भी आप देख ही सकते हैं आज थोड़ा मामला ढीला डाली है। 290 का स्टॉप लॉस लगाएं 275-76 के आसपास के टारगेट के लिए। आइए विश्वेश चौहान साहब भी हमारे साथ हैं, लंबे समय बाद विश्वेश जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। विश्वेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार जरा विश्वेश जी को फुल फ्रेम पूरा दिखाइए, एक बार देखें कितना बदले हैं। वैसे के वैसे ही हैं, सेम है, कम है, ज़्यादा है, बाल उतने के उतने जड़े नहीं है, थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है आगे से कम हुए, ऐसा लग रहा है नई स्टाइल बनाई या कुछ मतलब कोई तनाव के साथ बाल कम हो गए, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं अनिल जी, ऐसे कैसे। इनफैक्ट मैंने 6 महीने का खुद को ब्रेक दिया था। थैंक यू सो मच। इस बीच में सर सोशल मीडिया पे एक ही क्वेश्चन था कि अनिल जी और आपके बीच में सब कुछ ठीक है, आप क्यों नहीं आ रहे हो, और ना मैंने जवाब दिया ना आपने जवाब दिया। मैं मतलब यही कहना चाहता था कि प्यार जो है हमारा दिल से है। तो अनिल जी 6 महीने ब्रेक इसीलिए लिया था। आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ और सर्टन प्रोजेक्ट्स, और इसके बीच में आपको देखता रहता था। बजट की बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी। नंबर 1 इस साल भी आप ही रहे, मुझे लगता है आने वाले कई सालों तक आप ही आप नहीं विश्वेश जी, हम रहे हैं। आप थे नहीं थे बजट पे साक्षात, लेकिन दिल दिमाग से तो आप हमारे साथ ही थे, राइट? तो आप और हम साथ में ही हैं। बिल्कुल अनिल जी। और हम लोगों ने भी बहुत मिस किया। अब कुछ लोगों को जो पर्सनली तो मैं बोल देता था कि विश्वेश जी थोड़े ब्रेक पर है, आएंगे जल्दी आपके सामने वापस एकदम तरोताजा, एकदम मजबूती के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है विश्वेश जी। बताएं सर, बाजार के व्यू के साथ ही आपके साथ शुरुआत की जाए। देखिए अनिल जी, मैं एक ब्रॉड डेटा देख रहा था। 2 दिन में शुभम जी की कॉन्फ्रेंस थी, ऑप्शन सिंपोजियम, वो अटेंड कर रहा था। तो अनिल जी, FII का अगर आप कैपिटल मार्केट सेबी का डेटा देखोगे रिपोर्टेड 2021, 22, 23, 21 में 54,000 करोड़ का सेल, 22 में 1.5 लाख करोड़ का सेल, और 23 में अब तक 35,000 करोड़ का सेल हो गया। और अगर आप 20 और 19 का सम करते हो तो 1,72,000 करोड़ का बाइंग। अब आप 2018 भी चले जाओ तो 53,000 करोड़ का सेल। तो 18 से लेके अब तक का FII का नेट फिगर है। और अगर यही फिगर आप DII का जाके देख लो तो अनिल जी आपको समझ पड़ेगा कि DII ने लास्ट ईयर जो है ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का बाइंग किया था 2021 में। तो मेरा क्या मानना है अनिल जी कि FII इज सेलिंग बिकॉज ऑफ द लार्जर स्टैंस एंड बिकॉज ऑफ द प्रोबेबली ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है उसकी वजह से। एंड एट द सेम टाइम DII में अनिल जी जो स्ट्रक्चरल कैश फ्लो है वो है। तो मुझे नहीं लगता है अनिल जी इंडियन मार्केट एज अ मार्केट वुड अंडर परफॉर्म वेरी लार्जली, बिकॉज हमारे यहाँ आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था 14,000 करोड़ का कैश फ्लो था फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इनटू द मार्केट। जब इस लेवल का कैश फ्लो आ रहा है अनिल जी, हम बहुत लार्ज सप्लाई को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अनिल जी हम 6 से 8 महीने साइडवेज ही रहेंगे। मुझे लगता है मार्केट में लैक ऑफ ट्रिगर होने वाला है। जितना कुछ होना था वो टू अ लार्ज एक्सटेंट हो चुका है। इसके बीच में 400-500 पॉइंट निफ्टी इधर उधर हम घूम सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अगर पूछे तो मुझे लगता है 17-18-500 की रेंज में फ्रॉम अ वेरी ये बहुत डिफिकल्ट ईयर होने वाला है। आपको रेंज को ट्रेड करना सीखना पड़ेगा। आपको ऑप्शंस में बाइंग करने के टाइम पे ये समझना पड़ेगा कि मार्केट बहुत नीचे रिएक्शन लेते हैं। बीच बीच में जो अदानी जैसी इवेंट होती है अनिल जी वो आती रहेगी, पर मुझे लगता है ये साल वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी लार्ज कंसोलिडेशन इनटू द मार्केट, लैक ऑफ ट्रिगर। जो कुछ हो सकता है वो शायद अगर FII के अपवर्ड फिगर्स आना शुरू हो तो मेरा लार्ज व्यू ये है अनिल जी कि क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करा जाए विद रूम के नीचे आए तो और ऐड करो। और एट द सेम टाइम ऑप्शंस में बहुत सारी अच्छी राइटिंग टेक्निक्स होती हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो विद सम सेफ। तो अनिल जी मुझे लगता है ये पूरा साल ही ऐसा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत बड़ा ट्रैक्शन देखेंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है आफ्टर स्टडिंग लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि FII का इतना बड़ा सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुका है, इतना ह्यूज DII का कैश फ्लो आता है। अब इसके बीच में DII कभी होल्ड करेंगे? एक ही ट्रिगर, जब मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा। तो 5-6 महीने जब अंडर परफॉर्म करेगा और DII का शायद थोड़ा नेगेटिव दिखे, तब शायद मुझे लगता है कि मार्केट में ट्रैक्शन वापस शुरू हो। ओके, अच्छा सर, मतलब आपने जिस तरह से कहा, जैसा आपका आमतौर पर जिस वजह से लोग आपको जानते पहचानते हैं विश्वेश जी, आपने बिल्कुल मार्केट का डायरेक्शन भी वैसे ही दिया। एकदम सुस्त रहेगा, कुछ नहीं करेगा, न इधर जाएगा न उधर जाएगा। तो ये बताओ सर, 6 महीने में नींद अच्छे से ली कि नहीं ली, तरोताजा हुई कि नहीं, ये बताओ। सर बहुत कुछ किया 6 महीने में। पहले तो कोविड की वजह से वेट सर 87 हो गया था। तो उसको 75 ले आया तो 13-14 जी सर 14 kg वेट रिड्यूस किया। हाँ, कम लग रहा है मुझे, देख के भी लग रहा है बालों का वजन भी कम हुआ है आपका।
बाल तो अनिल जी स्ट्रेस की वजह से थोड़े कम हुए। अनिल जी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बना दी, अरे वाह, दो नई कंपनी बना दी। एक मुंबई में ऑफिस कर लिया, वाह। अभी मुंबई में अंधेरी में हमारा ऑफिस है। एक बैंगलोर में ऑफिस हो गया। अपनी मोबाइल ऐप का लॉन्च कर रहे हैं और क्या बात। नया मुंबई में घर खरीदा अनिल जी, तो आपको भी आना है, अरे हमारे वाह। बिजनेस टीम को आना है। तो 6 महीने में आप ऐसा समझ सकते हो कि इतनी बड़ी हैवी लिफ्टिंग की है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत लंबे टाइम तक डिसअपियर नहीं रह सकता। तो आप मान लीजिए बहुत हैवी वर्किंग किया है ये 6 महीने में, फोकसिंग ऑन अ बिजनेस। अनिल जी एक चीज बताऊं, आप हमें इतना सम्मान देते हो, शो पे बुलाते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टू अ लार्ज एक्सटेंट हम एज अ थॉट लीडर इमर्ज होने चाहिए। अगर इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है तो वी शुड डू एंटायरली गुड, नॉट जस्ट एज एन एनालिस्ट बट एज अ बिजनेस ऑल्सो। सो आई डोंट नो कैसा सोचेगा पब्लिक, लेकिन मैं सोचता हूँ आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ बिजनेस अराउंड द मार्केट एंड नॉट जस्ट एनालिस्ट जो शायद कॉल्स के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है हमारी थॉट प्रोसेस को मोल्ड करके एक लार्जर बिजनेस में अनफोल्ड करना, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू डू इट। तो लास्ट 6 मंथ्स में अनिल जी आप ऐसा कह सकते हो ना कि अपने आप को कंसोलिडेट करो बड़े ब्रेकआउट से पहले, तो वही कर रहा था अनिल जी। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। और मुझे आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इनवाइट करने में एक ही समस्या है, हाँ। मेरे साथ 12 और आते हैं सारे एक्सपर्ट एंकर, और कुछ तो ऐसे भी हैं दिल्ली वाले, हिमांशु जी और बंसल जी जैसे, आने जाने का रिटर्न फेयर के साथ स्टे, सब कुछ यही है। तो जल्दी आप सबसे एक बार मुलाकात होगी। बंसल जी आपकी तरफ से मैंने कह दिया है जो आप कहना चाहते थे। आइए बढ़ते आगे, सचिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहाँ सचिन जी से कनेक्शन होने में बड़ी दिक्कत हो रही है, दर्शन कराओ। सचिन जी आ गए कि नहीं आ गए? सचिन जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, माफी चाहता हूँ, कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो गई शायद। आई थिंक कोई आपसे काफी देर से आप इंतजार भी कर रहे हैं लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाए। बताएं सर, पहले कॉल है तो मैं बिगुल बजाऊं, नहीं तो फिर मैं मार्केट पे आपसे राय लूंगा। जी कॉल तो जरूर है, इनफैक्ट एक बिगुल की रिक्वेस्ट। अरे बिल्कुल सर, सर के लिए बिगुल सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और सचिन जी का बेहतरीन कॉल है, उससे पहले मैं सचिन जी को बधाई देना चाहता हूँ। वीकेंड पे बेंगलोर हम साथ में थे और जो हमने इवेंट की बेंगलोर में इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, और क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने दिया और लोगों को बड़ा पसंद भी आया। और टेक्निकल जो कुछ पैरामीटर्स पर जो टाइम वाइज कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया कि कितने समय के तेजी के बाद कितने समय का करेक्शन और उसके बाद किस तरह से मार्केट ऊपर। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो सचिन जी बधाई हो आपको, बहुत ही शानदार आयोजन रहा ट्रेड बुल्स का और जी बिजनेस का, और आप उसमें बड़े मजबूत तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हुए भी नजर आए, तो इसलिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बताएं सर आपकी पिक। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी मुझे लग रहा है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक ही है। इनफैक्ट काफी दिनों से यहाँ पर 860 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था काउंटर, एंड जिस तरीके से इसके पैरामीटर वापस टिल्ट हो रहे हैं ऑन द नेगेटिव साइड, मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन की यहाँ पर तैयारी हो रही है। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 846 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनली 832 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 862 पे, एंड फ्रेश बिकवाली करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक सेल कॉल, बैक टू बैक सेल कॉल्स आ रही है बैंक्स पर। कैनरा बैंक वागले साहब की तरफ से और अब आईसीआईसीआई बैंक सचिन जी की तरफ से, और बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। चलिए थोड़ी देर में अनिल जी भी डेटा रीडिंग करके तैयार हो रहे हैं और फिर जानेंगे उनसे कि बाजार का डेटा क्या कह रहा है। बट तब तक BHEL, इस पर करना है फोकस। नतीजे तो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिख रहे थे, थोड़ा आई ने डिसअपॉइंट किया, बट ऑपरेशनली मजबूत नतीजे आए थे, बट स्टॉक आज गिर चुका है। अब BHEL पर आपको क्या नजरिया बनाना है, बुल या बेर? ये तैयार है हमारे साथ आशीष और नुपुर, और गिरा हुआ स्टॉक है, आइडली तो नुपुर से करनी चाहिए शुरुआत, बट हम थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो आशीष, बुल, वो भी आज 5% नीचे वाले स्टॉक पर, क्या चल रहा है यहाँ पे? दीपांशु देखिए, सबसे बढ़िया बात मुझे इस स्टॉक के अंदर ये लगती है कि आप कंपनी का मार्केट कैप देखिए। मार्केट कैप है करीब 25,000 करोड़ का, और इसके सामने आप देखिए कंपनी की जो ऑर्डर बुक है टोटल, वो 1 लाख करोड़ की, यानी 4 गुना जो है ज्यादा बड़ी आपको ऑर्डर बुक नजर आती है, जिसके चलते लगता है कि आज 5% गिर गया है लेकिन लंबी अवधि में पैसा बन जाएगा। ऑर्डर बुक चाहे बड़ी हो लेकिन वो अगर कन्वर्ट ना हो रेवेन्यूज़ में तो उसका इम्पैक्ट दिखता है। जिस हिसाब से आज स्टॉक में फॉल है, 6,500 करोड़ का एस्टिमेट था आय का, जो कंपनी ने सिर्फ 5,200 करोड़ के इस बार कंपनी ने जो आय है वो घोषित की। अगर मार्जिन्स देखें तो ग्रॉस मार्जिन्स में 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। अनुमान था कि मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, इंप्रूव तो हुए नहीं, इनफैक्ट घटकर आए, तो ये भी एक कंसर्न निकल के आया। ऑर्डर बुक भी देखें तो
1 लाख करोड़ आपने बोला, लेकिन वो बड़ी नहीं हुई है वहाँ पे। इनफैक्ट 3% की इस बार गिरावट दिखेगी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो कंसर्न्स तो टॉप लाइन हो या ऑर्डर बुक, सब तरफ है। देखिए, 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो 1 लाख करोड़ कम नहीं होता, ग्रोथ नहीं आ रही, ठीक है, आगे आ जाएगी। दूसरी बात है कि अनुमान अगर आप देख रहे हो तो पूरा अनुमान देखो, पूरा मैं आपको बता देता हूँ। 60 करोड़ एबिटा का अनुमान था, इसके मुकाबले 144 करोड़ का है। मार्जिन 1% का अनुमान था, 3% के मार्जिन आए हैं। और मुनाफा नहीं, घाटे का एस्टिमेट था। 47 करोड़ घाटा जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था, इसके मुकाबले 31 करोड़ का छोटा सा मुनाफा आया है। और ये लगातार कोशिश भी कर रहे कि खर्चे कमी करके, बेहतर एग्जीक्यूशन करके आगे भी एबिटा पॉजिटिव हो, जो कि आजकल सबसे बड़ा बज़वर्ड है। तो स्टॉक के ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए। खर्चे फिलहाल तो कम होते नहीं दिख रहे, क्योंकि कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे, जो फाइनेंस कॉस्ट होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप दिखेगा। 86 करोड़ के आसपास थी, जो अब बढ़कर 139 करोड़ के आसपास आपको दिखेगी। काफ़ी बड़ा जंप है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और पिछले साल से भी कंपेयर करें तब भी। इनफैक्ट जो की रॉ मटेरियल है उसके जो सेल से परसेंटेज भी देखेंगे तो वहाँ पर भी उछाल है। पहले वो 67% हुआ करता था, अब 70% है। तो मार्जिन्स अनुमान था कि इम्प्रूव होंगे, नहीं हुए। कहाँ से होंगे? रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे, और आप कह रहे हो कि अब इम्प्रूव होंगे, तो थोड़ा तो डिफिकल्ट है और डाइसी भी है। क्यों डिफिकल्ट है? अच्छा, आप कह रहे थे कि ऑर्डर बुक में बढ़त नहीं है। आप एक बात बताओ, 1 लाख करोड़ की बढ़िया ऑर्डर बुक है, उसमें से 83% आती है पावर से, और इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले 7% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? धीरे धीरे, इतना भी धीरे ना बढ़े कि स्टॉक में वो दिखे ना मोमेंटम। पर चलो ठीक है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने पावर से बूस्ट करने की कोशिश की। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मार्जिन्स देखेंगे तो 3.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। तो मार्जिन्स तो सेगमेंटल देखे, ओवरऑल देखे, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है, तो कंसर्न्स खत्म नहीं हो रहे। इनफैक्ट एक और डेटा पॉइंट मैं ऐड करती हूँ, जो लॉन्ग टर्म डेटाज है वहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो जंप है। और इनफैक्ट आपने मुनाफे की बात की तो शायद नोट नहीं किया होगा, वहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम था 100 करोड़ का, जिसके चलते मुनाफा था, तो वो भी नोट करना पड़ेगा। नोट किया है, लेकिन नोमिरा ने देखिए न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 80 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि आगे जाकर रिवाइज करेंगे। 80 का बहुत ज्यादा है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले सिर्फ 34 का लक्ष्य दे रहे हैं और उनकी जो रेटिंग है वो अंडरवेट की है। तो भेल का शायद भेल बन रहा है। हो गया आप दोनों का? जी सर। अच्छा, दीप मुझे ये पूछ रहा था कि नुपुर को पूछो कि भेल पसंद नहीं कि आशीष ही पसंद नहीं है। तो इन दोनों में से क्या चीज सही है? सर ये तो दूसरा वाला ही ज्यादा लग रहा है। बोले आशीष जो भी बोलूंगा नहीं मानूंगी। यार, आशीष ने स्टार्ट करते हुए बोला छोटा करना, मैंने बोला नहीं आज मैं छोटा नहीं करूंगा, आज मैं बड़ा करूंगा। हाँ, और बोलो। अगले 3 मिनट आशीष चुप रहेगा। नुपुर बोलो, और बोलो। और क्या क्या पॉइंट रहेंगे बताओ। नहीं सर, आशीष हार मान रहे हो कि वापस? नहीं सर, हार तो बिल्कुल नहीं मारेंगे, सारे तर्क हमने भी दिए हैं। हाँ, फिर तो नुपुर का सोचना ठीक था। बोले भेल से ज्यादा आशीष ही पसंद नहीं है। चलिए, तो ये है भेल पर बुल वर्सेस बेयर, जो दोनों ही तर्क तो मजबूत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और टारगेट भी दोनों तरफ के, ऐसे 52 हफ्तों के ऊपर और नीचे की रेंज वाले हो ना, वैसे टारगेट हैं आपके लिए। तो जरा एक बार राय ली जाए इस पर, भेल पर तेजी होगी या मंदी, जरा एक बार समझ लिया जाए। बंसल जी, जरा अपनी राय दीजिए। अनिल जी, चार्ट तो भेल का काफी खराब है, और बिल्कुल जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट है, इसकी रेल बनने की संभावना है। तो एज ऑफ नाउ अनिल जी स्ट्रक्चर खराब है, तो दूर रहने की राय है। एक बार यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा तब आशीष के संग जाएंगे। एज ऑफ नाउ करेक्शन के चांसेस बने हुए हैं, चार्ट खराब है, तो अवॉइड करें भेल को। तरफ रुझान आपका क्या, किसने वो न्यूज रूम में किसने हाई नहीं किया था बंसल जी को? हाँ, कुशल ने नहीं। अच्छा, कुशल, ओके। हाँ, नहीं तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है, जजमेंट आ रहा है तो उसमें जजमेंट लिखते वक्त आदमी क्या क्या ध्यान रखता है। नहीं तो आशीष को तो आज डबल नुपुर ने तो बात की थी ना आपसे, बंसल जी। हाँ, आशीष ने भी करी थी अनिल जी, दोनों ने करी थी अनिल जी। ओके, चलिए। तो भेल पर फिलहाल तकनीकी तौर पर है कमजोर। नंबर तो वैसे ठीक आए थे, लेकिन स्टॉक आज भी ठंडा है, 4.5% नीचे। ये बुल वर्सेस बेयर आपके लिए भेल पर। आइए सेठी साहब से की जाए मुलाकात, स्वागत किया जाए सेठी साहब का। सेठी साहब स्वागत है सर, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या करना है बाजार में? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें आज खरीदारी करने की तरह। बताएं सर।
दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पिट्टी इंजीनियरिंग, PITTIENG, 307 के लेवल पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि बजट के बाद से ही जिस तरह का सरकार ने प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा देने का अनाउंसमेंट करा, तो उसके बाद से ये सब कंपनियां रडार पे है। ये कंपनी एक लीडर है इलेक्ट्रिक स्टील लेमिनेशन में, और बाकी भी मोटर कोर्स और डाई कास्ट रोटर्स और कई सारे अलग मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। मेनली रेलवे के कंपोनेंट्स भी बनाती है, पावर जनरेशन और कई सारी अलग इंडस्ट्रीज को भी कैटर करती है। एक्सपोर्ट से 31% इनका रेवेन्यू आता है, और इनकी क्लाइंट लिस्ट देख रहा था तो जो इस तिमाही की एक खास बात रही कि जितने कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे सीमेंस है, ABB है, ये सब के नतीजे बहुत ही अच्छे तोड़ है। तो इनके मार्की क्लाइंट लिस्ट है, क्लाइंट्स में जनरल इलेक्ट्रिक है, सीमेंस है, ABB है। जबरदस्त ऑर्डर बुक, सॉलिड फंडामेंटल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा 47% का, और सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहिए। 325 टारगेट और 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो पिट्टी इंजीनियरिंग, इस पर आप रखें नजर और खरीदारी करके चल सकते हैं। 310 के लेवल पर आपको फिलहाल काउंटर मिल रहा है, टारगेट 325, स्टॉप लॉस 300। दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा सर? दीपांशु, आज का दूसरा स्टॉक है महाराष्ट्र स्टीमलेस, एक भारत की एक लीडिंग स्टीमलेस पाइप ERW पाइप बनाने वाली कंपनी है, जिसका इस सेगमेंट में 55% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। फिर कंपनी ने एक यूनाइटेड स्टीमलेस नाम की तेलंगाना में कंपनी को एक्वायर किया, उसको भी टर्न अराउंड करा, तो उससे भी इसको फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। बाकी एक जबरदस्त कंपनी है जो कि स्टील पाइप ट्यूब के कारोबार में है, और इनकी भी बहुत अच्छी क्लाइंट लिस्ट है। रिलायंस है, IOC, L&T, BHEL वगैरह को कैटर करती है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक, सॉलिड फंडामेंटल, अच्छे नतीजे आते रहे हैं, इस तिमाही के भी नतीजे अच्छे रहे हैं। बाकी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, और प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, और उन्होंने लगातार अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाई है। और म्यूचुअल फंड्स में L&T म्यूचुअल फंड प्रोमिनेंट है, फिर बाजार के कई रिप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से बहुत अच्छा करना चाहिए, अच्छा अपने हाइट से करेक्ट हुआ हुआ स्टॉक है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 340 का, स्टॉप लॉस रखना 315 रुपए। तो महाराष्ट्र सीमलेस, इसमें आपको करनी है खरीदारी। 2 कैश कॉल सीरीज आपकी तरफ से, पिट्टी इंजीनियरिंग और महाराष्ट्र सीमलेस, यहाँ पर रखें नजर। इस बीच स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड, अनिल जी फार्मा थीम की आप बात कर रहे हैं। 15 करोड़ के घाटे के सामने कंपनी ने मुनाफा अब पोस्ट किया, तो घाटे से मुनाफे में आगे 10% का स्ट्रेट स्पाइक आते हुए दिख रहा है। बंसी जी एक बार जरा चार्ट पुल अप कर ले। सन फार्मा एडवांस्ड, स्पार्क 208-209 का लेवल, 16 करोड़ के घाटे के सामने 10 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिखा है, और इसलिए आप वर्टिकल स्पाइक देख रहे हैं। जैसे ही नंबर्स आए एक बड़ा स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। आई थिंक कुछ वन टाइम फैक्टर भी है जिसकी तरफ से ये बूस्ट आया है। आय देखिए डबल हो गई है, 62 करोड़ की आय अब 132 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। तो ना ही घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, बल्कि आय भी इनकी डबल आपको होती हुई दिख रही है। तो बड़ा बूस्ट सन फार्मा के लिए इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। कामकाजी घाटे से कामकाजी मुनाफे में भी आ गई है। 11 करोड़ के कामकाजी घाटे के सामने करीब 16 करोड़ का कामकाजी मुनाफा भी आया है। चार्ट बंसल जी, स्पार्क पॉजिटिव है। बड़े चार्ट्स पर देखें तो नीचे में 190 के अराउंड एक डबल बॉटम लगा हुआ है। राइट, जिस तरीके से आपने बोला कि एकदम स्ट्रेट वर्टिकल स्पाइक आया है तो लोगों को लेने का मौका भी नहीं मिला है। तो जिनके पास है दीपांशु, बने रहने की राय है। डिप्स में ऐड करें और 212, 213 के स्तरों पे नजर रखें, ये एक हर्डल है। और मेरा मानना है दीपांशु, ये 212, 213 के लेवल्स ऊपर में टूटेंगे। अब देखना ये है कि आज कल में टूटते हैं, थोड़ा समय लेके टूटते हैं। टूटने के बाद मच अवेटेड बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें। नई खरीदारी की राय है, या तो डिप्स पर है या 212, 213 की हर्डल टूटे उसके बाद खरीदें। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 225, 228 के लक्ष्य निकल के सामने आते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए स्पार्क सन फार्मा एडवांस। बड़ा एक्शन इस पर आ रहा है। एबिटा लॉस से एबिटा प्रॉफिट में आई है, ओवरऑल लॉस से प्रॉफिट में आई है, एंड ऑफ कोर्स आई डबल आपको होती हुई दिख रही है। तो काफी बड़ी मूव इस पर आ रही है। आइए 6 महीने के गैप के बाद विश्वेश जी की तरफ से भी कॉल है तैयार। इससे विश्वेश जी का आज से नहीं। अच्छा, क्यों? एक आध दिन बाद, एक आध दिन, थोड़ा 1-2 दिन आज इतने दिन सेटल हो जाए, आराम करना। हड़बड़ी क्या है, दूसरा क्या है, विश्वेश जी हमारा बिगुल भी तैयार नहीं है आपका वाला। वो 6 महीने पहले क्या इधर उधर रख दिया था, तो अब बिना बिगुल के आपके कैसे ले सर?
अनिल जी, मैं तो ऐसा कहूँगा कि जैसे आपकी इच्छा कि मुझे सेटअप ठीक लग रहा था तो बिना बिगुल के चलेगा। हाँ बिल्कुल, कुछ हाँ, देखो बाद में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले पूछ ले, फिर विश्वेश जी बाद में ऑब्जेक्शन ले। एक तो मैं इतने टाइम बाद आया, ऊपर से आप बिगुल भी नहीं बजा रहे हो, है ना? ये भी कह सकते हैं। विश्वेश जी ऐसा नहीं है, हमारी टीम पूरी तैयार रहती है। आइए जरा विश्वेश जी के कान जो तरस रहे पिछले 6 महीने से सुनने के लिए, वो बिगुल। बिगुल सुन के अच्छा लगा, उतना ही उससे ज्यादा अच्छा मुझे जो विश्वेश जी उस वक्त नर्वस हुए थे ना, उसमें ज्यादा अच्छा लगा। जाते हैं। बताए सर आपकी कॉल जी। अनिल जी, बाय करना है बैंक निफ्टी का 41,400 का कॉल ऑप्शन 250 के आसपास मिल रहा है, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी चलना चाहिए यहाँ से। और मैं इसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बता दूँ, उसके बाद में मैं लॉजिक शेयर करता हूँ। अनिल जी, स्टॉप लॉस रहेगा 165, मतलब 220 मिले तो भी खरीदिए। 290, 350 और 400 के टारगेट रहेंगे। अब मैं लॉजिक बताता हूँ अनिल जी। पहला दिन है एक्सपायरी का, और निफ्टी का अनिल जी आज के दिन में अगर टोटल कॉल राइटिंग देखते हो तो 4 करोड़ 41 लाख शेयर्स हैज बीन रिटर्न, उसके सामने 1 करोड़ 10 लाख पुट्टी राइट हुए हैं। अब आप बैंक निफ्टी का डेटा देखिए, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर डेटा है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे के अंदर में 5 करोड़ 25 लाख का, सॉरी, टोटल राइटिंग फॉर द डे इज 2 करोड़ 59, उसके सामने 1 करोड़ का ही राइटिंग हुआ। पीसीआर फॉर द निफ्टी इंट्राडे इज 0.24 एंड आउटस्टैंडिंग इज 0.62, मतलब निफ्टी का पीसीआर 0.5 के आसपास आता है तो वो ओवरसोल्ड वहां से तो चलता ही चलता है। और अगर आप यही डेटा बैंक निफ्टी का देखते हो अनिल जी, तो बैंक निफ्टी का डेटा इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ सेटअप, 0.62 का पीसीआर और इंट्राडे 0.4 का पीसीआर। एक्सेसिव राइटिंग 17,800 में हुई है, एक्सेसिव राइटिंग 41,500 में हुई है। और 41,500 की कॉल की बात करें अनिल जी, आज के दिन में 34 लाख शेयर राइट हुए हैं। अब इंट्राडे में जब आपके देखते हो तो आईसीआईसीआई बैंक ने पियर्स किया अपना लो और वहां से रिवर्स कर रहा है। एचडीएफसी बैंक अपनी रेंज को ब्रेक कर रहा है और छोटे से 3 मिनट से 5 मिनट के चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे ही वीवैप के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, हम 100-150 पॉइंट का रिकवरी देखेंगे। 220 पॉइंट जो निफ्टी नेगेटिव है वो शायद प्लस भी हो जाए। तो मुझे लगता है इट्स अ लो रिस्क ट्रेड इन अ मार्केट जहां पे सब कुछ रेंज बाउंड होता है। यू टू थिंक कॉन्ट्रेरियन। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है रिस्क रिवॉर्ड इज इन फेवरेबल ऑफ एक्सपेक्टिंग एंड बैंक निफ्टी गोइंग टुवर्ड्स 41,600, इसलिए मैंने 41,400 का कॉल ऑप्शन बाय दिया है। ओके, 41,400 का कॉल ऑप्शन विश्वेश जी की तरफ से आ रहा है। खरीदारी करके चलिए, 250 रुपए के लेवल पर आपको ये मिलेगा और यहाँ से आपको अच्छी गेन्स इस पर मिल सकती हैं। इस बीच गोदरेज इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आए हैं, शानदार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा देखिए 144 करोड़ का बढ़कर 315 करोड़ का, डबल हो गया है, डबल से ज्यादा इनका मुनाफा बढ़कर आया है। आय भी देखिए 3,515 करोड़ से बढ़कर 3,843 करोड़ की आय आपको आती हुई दिख रही है। तो अच्छी खासी बढ़त आय में देखिए, 10-12% आय बढ़कर आई है। मुनाफा इनका डबल होकर आया है और नंबर्स आने के बाद स्टॉक भी इस समय स्पाइक कर रहा है 6% ऊपर। एक बार जरा सचिन जी से चार्ट पर भी राय ली जाए। सचिन जी जरा देखें, गोदरेज इंडस्ट्रीज जबरदस्त नंबर्स और स्टॉक पे सडन स्पाइक 6.5% ऊपर सर। दीपांशु, आई थिंक ऑलरेडी थोड़े से दबाव में ये स्टॉक रहा ही था। इनफैक्ट पिछले दिनों में जिस तरीके से रेजिस्टेंस बन रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे रिएक्शन तो वैसे नजर नहीं आ रहा है, बट लेवल्स के लिहाज से मुझे लग रहा है जो 460, 475 का जोन है वहां तक आई थिंक थोड़ी सी एक्सटेंशन हो सकती है, बट नीचे सपोर्ट आई थिंक अराउंड 440 के आसपास अभी एस्टेब्लिश हुआ है। तो इमीडिएटली जो मोमेंटम मिला है मुझे लग रहा है 460, 475 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहना चाहिए, अदरवाइज एक साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में रहा था काउंटर, थोड़ी सी रेंज यहाँ पर वाइड हो चुकी है। यहाँ पर वाइड हो रही है, अभी ब्रेकआउट के वैसे संकेत नहीं आए, बट 50% से ज्यादा कामकाजी मुनाफा बढ़ा है और मार्जिन्स 6.9% से बढ़कर 9.7% के आए। तो ऑपरेशनली भी अच्छे नंबर से, थोड़ी इन्वेंट्री में इन्होंने बदलाव करा है जिसका भी एक इन्हें बेनिफिट मिला है, बट ओवरऑल बढ़िया नंबर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रहे हैं। रेवेन्यू लेड ग्रोथ आपको दिख रही है। आइए फिर अब लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर थोड़ा रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स, क्योंकि शो की जब हम शुरुआत कर रहे थे तब भी डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहे थे, एकदम फ्लैट हो गए। नैस्डैक फ्यूचर्स तो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, हल्की बढ़त, बट जो सुबह 100 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे उसके मुकाबले तो पूरी रिकवरी आपको कर चुके हैं। यूरोप के बाजार 1/4 से आधा % ऊपर है, कच्चा तेल दायरे में है, रुपया आज जरूर 20-22 पैसे कमजोर है, एशिया भी ज्यादा मजबूत नहीं था, तो वैसे कुछ ज्यादा खास भी ग्लोबल क्यूज नहीं है, बट उतने खराब भी नहीं है इस समय। क्या करना है सर? इंतजार 3:30 बजे का, और आप सोचोगे उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, वही है आज के लिए। तो लेकिन इसलिए इंतजार करना कि क्लोजिंग कहाँ मिलती थी। एक चीज ये कि एक रिस्क वाली क्लोजिंग जो हो सकती थी 17,700 के नीचे 6 दिन के लो पर, वो नहीं हो रही है। तो एक वो कंफर्ट आ गया, चलो बहुत खराब तो बंद नहीं होंगे। जो 3 दिन से अच्छे बंद हो रहे थे हम 17,850, वो क्वेश्चन मार्क है, वहां होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। ऑनेस्टली आप मुझे पूछो तो मुझे लगता है कि ट्राई करेंगे एक बार। अच्छा, हाँ, क्यों करेंगे वो बताता हूँ। 2 रीजन है। एक, आपका डाउ पूरा रिकवर हो गया, तो इसका मतलब ग्लोबल से कोई खास खराबी नहीं है। yes. दूसरा, एफआईएस के फ्लो उतने खराब है नहीं 2-3। अब आज के ही खराब हो जाए तो पता नहीं कि 10% आज वो किसकी स्टेक बिकी है ना भाई, कोफोर्ज की, तो अब उसमें क्या एडजस्टमेंट है भगवान जाने। राइट, लेकिन बाकी अगर ऐसे देखेंगे तो फ्लोज इतने खराब नहीं है पिछले 2-3-4 दिनों से एफआईएस के। ठीक है, मेक और ब्रेक वाला मामला जो है 17,800 ही है, और वो है 3:05 तक। 3:05 तक आपको 17,800 के ऊपर निकलकर टिकना है, और अगर ये काम कर लिया तो आपकी क्लोजिंग 17,850 पक्की। क्यों? 17,800 के पुट पर 64 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 17,800 के कॉल पर 1 करोड़ 11 लाख शेयर राइटर खड़े हैं, यानी कि दबा कर कॉल राइटिंग हुई है। इसलिए आपके लिए 17,800 पार करके टिकना जरूरी है, और टिक गए तो फिर 17,850 पे 63 लाख शेयर कॉल राइटर्स है, उसके आसपास जाकर 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे में फर्क नहीं पड़ता, फिर हम 17,850 के ऊपर या आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे। ये क्लियर है? गॉट इट। ये हो गया आपका आज निफ्टी का। अब आइए बैंक निफ्टी। 41,000 के नीचे बंद होकर क्लोज नहीं रहेंगे, ये कंफर्ट है, आपको रखिए। 41,500 के ऊपर नहीं होंगे, ये भी है आज। अच्छा, हाँ, 3 दिनों के बाद 1, 2, 3 और 41,490 को भी 41,500, मतलब 4 दिनों के बाद आप 41,500 के नीचे बंद होने के रिस्क पर हैं। हो भी सकता है, और 41,500 पे आ भी। क्यों? 41,500 के पुट पर 24 लाख शेयर है, लेकिन कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 60 लाख शेयरों का है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप 41,500 के नीचे बंद होंगे। सबसे बढ़िया जगह बंद होने की जो है 41,375, 41,425 के बीच में, अगर वहां पर भी बंद होते ठीक है, बुरा नहीं है। मुझे 41,350 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। अच्छा, 41,300 मान लीजिए राउंड फिगर में, 41,300, 350 ही रखो, चलो 41,350 के ऊपर बंद हो जाए तब तक ठीक है, और 41,500 के ऊपर बंद होता तो बहुत ही बढ़िया। ये क्लोजिंग लेवल है। मुझे लगता है इसी रेंज में कहीं कहीं न 350 के नीचे बंद होंगे, ना 500 के इसके बीच में कहीं बंद हो जाएंगे। सो बड़े फायरवर्क्स नहीं दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर सपोर्ट कर रहा है, देखते हैं। निफ्टी लीडरशिप लेने की कोशिश करेगा। अगर 3:05 के पहले 17,800 के ऊपर निफ्टी टिक गया, 17,850 दिखा सकता है, और उसकी संभावनाएं बन रही है, दीप बन रही है, और तब एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपके लिए बनती हुई दिखेगी। सिंपल, या बढ़िया एक्शन हो रहा है। चलिए, तो बढ़िया एक्शन हो रहा है बाजार में। एक अटेम्प्ट ऊपर की तरफ बाजार आपको करते हुए दिखा सकता है, ये इंटरेस्टिंग चीज आ रही है अनिल जी की तरफ से। चलिए, डेटा तो अच्छा बन रहा है। विश्वेश जी की तरफ से अभी कॉल भी खरीदने की राय आई थी। सुमित जी को क्या पसंद है, ये जानते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया। स्टॉक का भाव चल रहा है 215 रुपए 50 पैसे, 216 रुपए। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड वैसे तो स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। चैनल का लोअर बैंड नीचे में 210 रुपए 212 रुपए, तो ये 2 दिन पहले लोअर बैंड टेस्ट करके अभी ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। तो यहाँ पे सीएमबी में पावर ग्रिड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। इस हफ्ते में स्टॉक में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 220 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा, 224 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होगा, 212 रुपए का स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 212 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसके अंदर 220 रुपए का पहला टारगेट, 224 रुपए का दूसरा टारगेट। ये चैनल का अपसाइड का टारगेट है। इसी चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो लोअर बैंड से जस्ट इसने रिबाउंड स्टार्ट किया है, इसलिए इसमें बाय का व्यू बना है। 220 से 224 के टारगेट्स भी, 220 224 के टारगेट्स खरीदारी करें आप। ये है सुमित जी की तरफ से राय। पावर ग्रिड पर यूजुअली रेडार पर उतना एक्टिवली आता नहीं, बट डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, और मूव भी इसमें अच्छी आपको आती हुई दिख रही है। बट एक मूव आ रही है हाइडलबर्ग सीमेंट पर, और ये वीकनेस वाली मूव आ रही है, क्योंकि नंबर्स खराब दिख रहे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5 करोड़ से आय इनकी गिरी है, तो आय ऑलमोस्ट फ्लैट ही है।
बट उस हिसाब से अगर आप कामकाजी तौर पर देखेंगे, ओवरऑल मुनाफे के तौर पर देखेंगे तो भारी भरकम गिरावट है। मार्जिन आधे हो गए, 12.6% के मार्जिन आपके सिर्फ 6.9% हो गए। 30.5 करोड़ का मुनाफा घटकर सिर्फ 5.5 करोड़ हो गया है। तो काफ़ी ख़राब नतीजे आपके लिए हाइडेलबर्ग के आते हुए इस समय दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो ठीक है। इनकी आय 545 करोड़ से घटकर 540 करोड़ की, तो आय इन्होंने मेंटेन करी है, बट ऑपरेशनली एक बड़ा हिट आया है जो हम अक्रॉस सीमेंट देख भी रहे हैं इस समय मार्जिन पर बढ़ती हुई कॉस्ट की वजह से। तो परेशानी हाइडेलबर्ग सीमेंट की आपके बनती हुई दिख रही है और स्टॉक पर भी दबाव इस समय बना हुआ है। हिमांशु जी, एक बार जरा चार्ट भी देखेंगे सर। हाइडेलबर्ग सीमेंट नतीजों के बाद अब 3.5% नीचे। माफ कीजिएगा, मेरे पास इसका टिकर शायद अवेलेबल नहीं है। मंजली, आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बार देख लें। हाइडेलबर्ग सीमेंट अभी 170 के नीचे आया है, ऑलमोस्ट अब 4% का कट हो गया है इस पे। दीपांशु, मैं भी इसको चार्ट को नहीं खोल पा रहा हूँ एक्चुअली। एक मिनट, दिल्ली में एक मिनट, क्या प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट रुकिए, समझते हैं। एक मिनट, किस कौन नहीं खोल पाए? हिमांशु जी नहीं खोल पाए और बंसल जी। एक मिनट, दिल्ली से मुंबई आते हैं। सुमित जी, आप तो खोल लोगे हाइडेलबर्ग के चार्ट? अच्छा, सचिन जी ने खोल दिया पहले से, वागले साहब ने भी खोल लिया। अरे दिल्ली वालों, क्या कर रहे हो जी? वागले साहब, पहले आपको मौका मिलेगा वरीयता के हिसाब से। दीपांशु, चार्ट्स तो बेरिश है, 169 का लेवल। सवाल मैंने पूछा, आप दीपांशु को बोल रहे हो? क्या वागले साहब गजब कर रहे हो? अनिल जी ओरिजिनल सवाल दीपांशु का है। अच्छा, हाँ, अच्छा। ओरिजिनल एंकर तो आपके साथ मैं हूँ। हाँ, ये बात सही है। जी बताए सर। बॉस भी आप ही है दीपांशु के, ये भी बात सही है। बताए सर। तो चार्ट्स में वीकनेस तो दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये 165 का पहला लेवल होगा, और वो अगर होल्ड नहीं करता है तो इवन 160 तक जा पाएगा। तो यहाँ पर बेचे, ऊपर में बाउंस आता है। मुझे नहीं लगता ये 171 के ऊपर जाएगा। आपका 173 का स्टॉप लॉस होगा, 160 का टारगेट होना चाहिए। 1 से 2 दिन का टाइम फ्रेम। ये व्यू तो डेफिनेटली बेरिश है, निगेटिव ये डिस्काउंट हो रहा है और थोड़ा डाउनसाइड है। ओके, तो ये है आपके लिए हाइडेलबर्ग पर नतीजों के बाद कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आइए मुलाकात करते हैं बसीन साहब से, और इस बीच 17,800 को फिर से क्लेम करता हुआ निफ्टी आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले थोड़ी रिकवरी के आसार। थोड़ी रिकवरी। बसीन साहब, स्वागत है। उतार चढ़ाव के बीच फिर से 17,800 पर आ रहे हैं हम निफ्टी पर, और 41,350 के आसपास बैंक निफ्टी भी है। बनाएं सर आपका व्यू भी और साथ ही अपडेट्स भी। अनिल जी, जैसे मैंने कहा, ये एक आध दिन की बात है। अब अडानी की कोलैटरल में जो सेलिंग है और सो ऑन, वो सो फोर्थ, वो सब प्राइस में है। बैंक्स में तो इतना नुकसान होने की गुंजाइश ही नहीं। द निम्स एंड द मार्जिन्स आर हाईएस्ट। हाँ, उन्होंने उनकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई है, बट दैट इज बीइंग पास्ड ऑन। और मुझे लगता है इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी। परसों कल जो नंबर आएगा यूएस में, परसों से मेरे हिसाब से बैंक शुड बी ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रांग विकेट, और बैंक्स होंगी तो क्रेडिट ग्रोथ भी होगी। अपडेट भी दे दूं आपको, बैंक निफ्टी में दिया था 41,330 का स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। वो इंट्राडे हो चुका है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 41,330 के नीचे बंद हुए तो आप निकल जाना, नहीं तो 42,000 का टारगेट है। और उसमें 2 दिन बैठने पड़ेंगे, लेकिन 42,000 जरूर आएगा इसमें। दूसरा मैंने आपको पिक दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा, बने रहिए, 180 का टारगेट है, 163.50 का स्टॉप लॉस। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं। अनिल जी, पहला होएगा गोदरेज प्रॉपर्टी। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया टाइम नहीं। द प्रॉपर्टी प्राइसेस आर अलॉन्ग विद गोल्ड, रियल एस्टेट इज गोइंग अप, इन्वेंट्रीज आर लो एंड दे आर सीइंग द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। 1188-90 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1158, 1225 का टारगेट। सेकेंडली, आप देखिए पावर में कितनी स्ट्रॉन्ग सर्ज हुई है, एंड पावर स्टॉक्स, पावर प्रोड्यूसर्स, एवरीथिंग आर डूइंग वेल। बेस्ट पिक देयर इज आरईसी, 2 डिविडेंड दे चुका है, बोनस दे चुका है। आई थिंक अभी करेक्शन हो गई 124 से 114, 13.5-14 में लीजिए। देयर नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन्स एंड स्प्रेड्स आर द हाईएस्ट, एंड डेलिंक्वेंसीज आर एट द लोएस्ट एवर इन दिस लास्ट 5 ईयर। 114 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 11 का स्टॉप लॉस, 120 का वापस टारगेट आएगा आरईसी। ओके, आरईसी है वो दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय
वसीम साहब की तरफ से और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम साहब, ये दोनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, लेंगे 9:45 बजे सुबह आपकी कुछ बेहतरीन पिक्स। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लाने का। तरुण शर्मा हमारे संवाददाता नई दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए उनसे करते हैं मुलाकात। तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी हुई है। नवंबर के अंदर किरीट पारेख ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि किस तरीके से प्राइसेस रखे जाएं नेचुरल गैस के। उस रिपोर्ट का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने पूरी तरीके से मान लिया है। दो बड़ी रिकमेंडेशन थी किरीट पारेख कमेटी की। एक थी कि जो प्राइसेस हैं उसका लोअर प्राइस $4 MMBTU रखा जाए और जो अपसाइड है वो 6.5 MMBTU रखा जाए। तो इस रिकमेंडेशन को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने मान लिया है। और दूसरा था कि जो प्राइसेस हैं वो 2 जनवरी 2027 से उसको डीरेगुलेट कर दिया जाए, वो अपने हिसाब से प्राइसेस कंपनीज रख सकती है। तो इस रिकमेंडेशन को भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने मान लिया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग को भेजा है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में ये नोट भेजा गया है। अब नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन के बाद उस रिकमेंडेशन को इस ड्राफ्ट नोट में सम्मिलित किया जाएगा और उसके बाद इसको कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। तो जो हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किरीट पारेख कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था कि जो MMBTU है उसका बेस प्राइस 4 होना चाहिए और सीलिंग प्राइस 6.5 होना चाहिए और उसके बाद $0.5 MMBTU से उसको हर साल बढ़ाना चाहिए और 2027 से डीरेगुलेट कर देना चाहिए APM के प्राइसेस को। तो इन दोनों ही रिकमेंडेशन को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने मान लिया है। ओके, तो बड़ी खबर आ रही है सर। एक तो फ्लोर प्राइस हमें मिल रहा है गैस के लिए, ये तो बड़ी चीज़ है। अब हर 6 महीने में आपको ये गैस नहीं करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर आएंगे। एक फ्लोर आपको एक रेफरेंस रेट मिल जाएगा और दूसरा 3 से 4 मे भी 5 साल में पूरी तरह से डीरेगुलेट हो जाएगा। दीप, ये MGL, IGL जैसी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है और इन कंपनियों की री रेटिंग हो सकती है। क्योंकि अगर ये होता है तो आने वाले सालों में 1.5% से लेकर 5% के बीच में इनके मार्जिन्स बढ़कर आएंगे, प्रॉफिट बढ़कर आएगा, ये आप मान कर चलिए। क्योंकि इनकी कॉस्ट आपके लिए फिक्स हो जाएगी, वो फ्लोर हो जाएगा, तो आपके लिए नीचे की रिस्क खत्म हो जाती है। करेक्ट। उसके अलावा EPS में इनका जंप्स 25 से 30% का बनेगा, जिससे और दूसरा ये वॉल्यूम्स आपके बढ़ेंगे, हायर वॉल्यूम्स, हायर रियलाइजेशन। ये अगर ये जस की तस मान ली जाती है ना, तो मुझे लगता है इस सेक्टर की री-रेटिंग होगी और लंबे समय बाद IGL, MGL और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए कुछ अच्छी खबर आती है। देखिए, ये एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है इस पूरे सेक्टर के लिए। तो अगर ये चीज़ें फाइनल हो जाती है, तरुण से एक बार तरुण, ये कब तक होने की उम्मीद है, कहाँ तक पहुँची है बात? देखिए सर, जनवरी के तीसरे हफ्ते में नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री को उनके कमेंट्स के लिए भेजा गया है। बजट की वजह से अभी तक कमेंट्स वापस नहीं आ पाए हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस अगले हफ्ते तक दोनों ही नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने कमेंट्स इंक्लूड कर देंगे। तो उम्मीद ये है कि जो 1 अप्रैल से जब प्राइजेस को रिवाइज करना है उससे पहले कैबिनेट का अप्रूवल इसमें आ जाएगा। तो बहुत जल्दी आने की उम्मीद भी है और लगभग फाइनल स्टेज पर। तो ये दोनों ही तरीके से इन कंपनियों के लिए बहुत ज़बरदस्त बात होगी। तरुण कहाँ है तरुण? एक मिनट, फिर से स्वेटर में, सर्दी गई नहीं क्या अभी तक? हाँ जी सर, सर्दी नहीं गई अभी तक, वापस से स्वेटर? सर कल रात से वापस सर्दी हो गई। अच्छा, मौसम अच्छा है सर। अच्छा, आपको दिल्ली का चक्कर लगाना चाहिए सर। अरे वाह, अच्छा, तो आपने बोला ही नहीं मौसम अच्छा है, मुझे लगा दिल्ली का मौसम बिगड़ा हुआ है आजकल। तो इसलिए चलो वापस से एक सर्दी बढ़ गई है सर। बंसल जी, सही है ऐसा? दिल्ली में सर्दी बढ़ी है फिर से? नहीं अनिल जी, दिल्ली में सर्दी नहीं बढ़ी, बट दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी मम्मियों को अनिल जी सर्दी ज्यादा लग रही है। तो मुझको भी बोला गया था कि गर्म कपड़े पहन के निकलना, दोबारा से सर्दी हो गई है। अनिल जी तरुण बाहर निकले ऑन एयर आए, तो माता जी का आदेश अनिल जी कैसे टालेंगे? टालना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ जो पेरेंट्स है ना, उनकी बात तो मान ही लेनी चाहिए। और ये आपको पता तब चलता है जब आप पेरेंट बनते हैं। उस समय तब तक नहीं पता चलता। और मैं कई बार ये बोलता हूँ कि वो पेरेंट है, इसलिए उनकी बात जो सही बात है वो तो उनकी सही है ही।
जो गलत बात आपको लगती है वो भी उनकी सही है, क्योंकि वो आपको बाद में पता चलेगा कि वो गलत नहीं थी, वो सही थी, रियलाइजेशन बात। इसलिए हाँ, इसलिए जो पेरेंट्स बोले, बंसल जी वैसे तो आप भाभी जी से भी कभी कभी इस तरह की कोई बात नहीं मानने वाली सिचुएशन आती नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के केस में तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, मान ही लेना चाहिए। और जब तक उन्हें कहे भाई घर में आके अब तो छोड़ दे, अब भी स्वेटर पहन के कब तक घूमेगा, तब तक पहनते रहे। ओके, तो चलिए ये सिटी गैस कंपनियों के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, आईजीएल एमजीएल के लिए देखते हैं आगे किस तरह के डेवलपमेंट यहाँ पर होते हैं, लेकिन खबर इनके लिए बेहद पॉजिटिव मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। चार्ट तो एकदम सुस्त, एकदम मृत प्राय जैसे होते हैं ना, जिसको एकदम वैसे वाले हैं। सचिन जी जरा इनमें जान डालिए, एमजीएल आईजीएल के चार्ट्स में कहीं कुछ ढूंढने पर, गौर से देखने कुछ नजर आता है दूर दूर तक? जी अनिल जी, इनफैक्ट कल के इवेंट में भी हमने ये पर्टिकुलर सेक्टर को हाईलाइट किया था। इनफैक्ट एनर्जी में स्पेशली गैस पे मुझे लग रहा है काफी बड़ी री रेटिंग होनी चाहिए। दोनों स्ट्रक्चर अगर हम देखें आईजीएल और एमजीएल के, दोनों में ही काफी अच्छे बेसिंग आउट फॉर्मेशंस पिछले महीनों में ही नजर आ रहे थे, एंड एक काफी स्वीट कंसोलिडेशन यहाँ पर आईजीएल में हो रहा था पिछले 3 महीनों का। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर कंसोलिडेशन भी अभी मैच्योर हो चुका है एक ब्रेकआउट के लिए। सो दोनों पर मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 35% की अपसाइड मिनिमम अवेलेबल हो सकती है। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स को भी हमने ये रिकमेंडेशंस दी है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अगर हम आईजीएल के बारे में बात करें तो 45 का हर्डल जैसे ही पार हो जाता है तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी वर्टिकल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होगी 520 के लक्ष्य के लिए। एंड एमजीएल में ऑलरेडी जिस तरीके से कंसोलिडेशन हो चुका है, ऑलरेडी पिछले हफ्ते में एक रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, एंड जिस तरीके से ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में लॉक्ड इन रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी लगभग अराउंड 1100-1160 के आसपास के पोजिशनल टारगेट्स अवेलेबल है। तो आई थिंक दोनों में खरीदारी करने की ही सलाह होगी। ये पूरे एनर्जी पैक में मुझे लग रहा है फोकस गैस स्टॉक्स पे जरूर रखना चाहिए। तो गैस स्टॉक्स पर जरूर नजर रखिए। एमजीएल आईजीएल गुजरात गैस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ओके, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारी टीम ने तैयार करी है और वो बाजार को लेकर। अब इंडेक्स लेवल पर तो 2-3 हफ्ते से काफी सुस्त माहौल देख रहे हैं, बट इंडेक्स के बाहर देखेंगे, निफ्टी के बाहर एक अगला इंडेक्स होता है निफ्टी नेक्स्ट 50। यहाँ पर अगर आप पिछले 3 हफ्तों का एक्शन देखेंगे तो इंडेक्स से ज्यादा गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखी है। तो ऐसा क्यों हुआ है? स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में तो हमने अच्छा एक्शन देखा है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 ये इन पर्टिकुलर क्यों ज्यादा गिरा है, इसकी रिसर्च तैयार करी है अरमान ने। अरमान बताइए क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, अगर आप पिछले 3 हफ्ते का अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 से कहीं ज्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरता हुआ दिखा है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप 3 हफ्ते का देखेंगे तो लगभग 9% के आसपास की वहां पर गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं निफ्टी अगर आप देखेंगे तो लगभग सिर्फ 2% गिरा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखेंगे तो लगभग 5 स्टॉक जो अडानी ग्रुप के हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में, अडानी जो नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है उसमें उसका पार्ट है। और अगर आपने देखा कि लगातार जो अडानी ग्रुप्स के स्टॉक है उनमें लगातार गिरावट आती हुई जा रही है, इस कारण निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी अंडर परफॉर्मेंस आता गया। अगर आप देखेंगे 31 दिसंबर 2022 की अगर आप बात करें तो अडानी ग्रुप में, जो अडानी ग्रुप की जो 5 कंपनियां हैं जिनका ओवरऑल वेटेज निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगभग 14% का था, अब गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे 31 जनवरी 2023 तक वो गिरकर 10% के आसपास ही हो गया। अब अगर आप देखेंगे हाल ही में कितना वेट है और अगर कितनी गिरावट हुई है वो भी जस्ट टेबल आपके सामने आ जाएगी। स्टॉक्स में सबसे पहले एसीसी जिसका वेट अब 1.5% का है और अगर आप पिछले 3 हफ्ते की गिरावट देखेंगे तो लगभग 24% की गिरावट वहां पर आती हुई दिखी है। अडानी ग्रीन जहां पर वेटेज 1.7% का है वहां पर लगभग 64% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी है। अडानी टोटल की बात करें 2.4% का वेट, जहां पे भी वहां पर भी अगर आप देखेंगे लगभग 68% की गिरावट आती हुई दिखी है। अडानी ट्रांसमिशन 2% का वेट, वहां पर भी 58% की गिरावट। और अंबुजा सीमेंट की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर लगभग 2.7% का वेट है और वहां पर भी लगभग 34% की गिरावट आती हुई दिखी है। तो ये जो 5 कंपनियां जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है, यहां पे भारी गिरावट आई और इसी के चलते आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफी अंडर परफॉर्मेंस आया। और उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखें कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये शामिल कब हुए थे, तो अडानी ट्रांसमिशन मार्च 2020 में शामिल हुआ था, अडानी ग्रीन सितंबर 2020 में शामिल हुआ था और अडानी टोटल गैस सितंबर 2022 में शामिल हुआ था। पर शामिल होने के बाद ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये मुख्य तौर पर सिर्फ अडानी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर जो भारी गिरावट आई है उसके चलते निफ्टी नेक्स्ट 50 में भारी गिरावट आती हुई दिखी। तो निफ्टी में तो 2 काउंटर्स हैं, उसमें भी ज्यादा कुछ वेटेज है नहीं, तो जो ज्यादा गिरावट आई है उसका इंपैक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 बिल्कुल ज्यादा हुआ है। 60-70 निफ्टी में दूसरी कंपनियों के वेटेज ज्यादा भी है ना, वो भी फर्क पड़ जाता है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स जो गिरे हैं आज भी देखिए ना,
8 के 8 स्टॉक अदानी ग्रुप के नीचे है और उसमें से 6 5% से ज्यादा गिरे, सिर्फ 2 नहीं 5 की 6 क्या है, एक ही स्टॉक है जो 3% घटा है, वो है एसीसी। अदरवाइज अदानी पोर्ट 5%, अंबुजा 5%, अदानी एंटरप्राइजेस 6%, ये वायदा कारोबार के शेयर। कैश मार्केट के स्टॉक सारे लोअर सर्किट पर है, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार, एनडीटीवी और अदानी पावर। इसलिए नेक्स्ट 50 निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ी हालत बड़ी ज़्यादा खराब है। 9% गिरा है 2% निफ्टी के सामने। तो ये है, इसलिए कई बार बोलते हैं कि वो दिग्गज शेयरों में ये वाला बने रहने का ये फायदा होता है। तो आज भी देख लीजिए सर 1.5% नीचे, निफ्टी आधे % से कम नीचे, यहाँ पर आपको 1.5% का कट दिख रहा है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है। और यही ट्रेंड पिछले 2-3 हफ्ते से हुआ है, जब से अदानी ग्रुप शेयर्स की बिकवाली शुरू भी हुई है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिपांशु, एक सेल कॉल रडार पे आया है, जिस स्टॉक में वीकनेस दिख रहा है अभी, उसका भाव चल रहा है 638 रुपीज फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है एयू बैंक। एयू बैंक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल पे साइडवेज मूव दिखा रहा था और आज का जो कैंडल फॉर्म हुआ है उसमें लास्ट 2 दिनों के लो तो ब्रेक हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से गिरावट आएगा और 1-2 दिनों के अंदर एयू बैंक में दबाव देखने को मिल सकता है। 620 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 610 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा, 650, 651 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 651 के स्टॉप लॉस से एयू बैंक के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 620 का पहला टारगेट के लिए, 610 के दूसरे टारगेट के लिए। ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और सरप्राइजिंगली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेल कॉल आ रही है, बिकॉज रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो ये काउंटर होल्ड आउट कर रहा था, बाकी बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में इसने ज्यादा होल्ड आउट करा था, बट आज की बिकवाली में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी आपको मूड माहौल बिगड़ते हुए दिख रहा है और स्टॉक भी वीकनेस के लिए तैयार हो रहा है। बाय द वे बैंक्स की बात निकली है तो एक सिटी यूनियन बैंक पर भी फोकस कर लेते हैं, जहां आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, बेहद खराब नंबर्स आए बैंक्स के हिसाब से। देखेंगे तो सबसे खराब नंबर्स है। विश्वेश जी, एक बार सिटी यूनियन बैंक का चार्ट देखेंगे सर, 15% का कट आ रहा है, क्योंकि काफी खराब नंबर से निम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, एसेट क्वालिटी खराब हुई थी। अब अगला लेवल इसके लिए क्या निकलता है? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मतलब 3 से 4 महीने, तो मुझे लगता है स्टॉक 120 से पहले थमना नहीं चाहिए, और यहाँ से अगर कोई भी पुल बैक आता है दीपांशु, तो मुझे लगता है 150 के ऊपर जाना शायद डिफिकल्ट रहे। तो मुझे लगता है इन अ वेरी शॉर्टर टर्म, आज जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन है, स्टॉक इज हेडिंग फॉर 120, 122। तो अभी भी यहाँ से आपको करीब 10% की गिरावट आती हुई दिख सकती है। सिटी यूनियन बैंक पर रखिए आप नज़र, काफ़ी डीप कट इस पर आपको बनते हुए दिख रहा है। एक जो डीप कट लुपिन पर आया है उस पर भी एक बार राय ले ली जाए, क्योंकि अब 8% नीचे आपको लुपिन का काउंटर दिख रहा है। सचिन जी जरा देखेंगे लुपिन। सर सुबह भी बात हो रही थी एक्सपर्ट्स के साथ और अनिल जी ने कहा था कि फॉलो ऑन सेलिंग आज आ सकती है। अब अगला लेवल क्या आता है? आज तो 680 के भी नीचे और डेज लो पर ही ट्रेड कर रहा है इस समय। जी दीपांशु, इनफैक्ट काफी समय से इस पर्टिकुलर रेंज को इसने रिस्पेक्ट किया था, 730 ऑन द लोअर साइड, 780 ऑन द हायर साइड, एंड कहीं जाकर जो एक ब्रेकआउट बना था वो ब्रेकआउट का बड़ा फेलियर हुआ है। एंड जिस तरीके से ये पूरी ट्रेंड रिवर्स हुई है, मुझे लग रहा है काफी बड़ा ब्रेकडाउन भी अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वो कंफर्म हो चुका है। इनफैक्ट एक वीकली ओपनिंग विद अ गैप बिलो 5 and 20 मूविंग एवरेजेस, ये काफी स्ट्रॉन्ग संकेत होता है। एंड जिस तरीके से ये पुल बैक अभी तक नजर आया था 630 के बेस के बाद, मुझे लग रहा है उस पूरे पुल बैक का एक करेक्टिव वेव यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 660 तक तो ये मिनिमम मोमेंटम मिलना ही चाहिए, बट जो बिगर बेस है वो लगभग अराउंड 630 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है शायद ये पर्टिकुलर जो फॉलो थ्रू एक्शन है, थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद वापस एक 1 राउंड ऑफ सेलिंग यहाँ पर नजर आ सकती है। एंड 630 तक मुझे लग रहा है ये एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अभी भी यहाँ पर अगर पुल बैक्स मिलते हैं तो एग्जिट करने की ही सलाह होगी। पुल बैक आए तो एग्जिट करे, आना चाहिए। ये कॉल जबरदस्त था सुबह सर, क्योंकि ऐसा कोई विजिबल ट्रिगर नहीं था जिसकी वजह से आपको कि आज फॉलो ऑन सेलिंग 8% तो मेरे हिसाब से भी ज्यादा गिर गया। देखो ऑनेस्टली मैंने 4-5% तक सोचा था इतना गिर सकता है, फॉलो अप सेलिंग आएगी,
लेकिन ये ड्रग अगर लॉन्च होती ना तो इस ड्रग पे 10-15% आराम से बढ़ भी जाता। वो डिले की वजह से, वो डिले से मतलब हो सकता है 20% भी बढ़ जाता अच्छे माहौल में, मतलब वो बड़ा बिजनेस देने वाली ड्रग है। सो वो डिले हुई तो वो प्राइस इन करके चल रहे थे लोग कि आखिरी क्वार्टर में इसका प्रॉफिट आने लगेगा, सेल्स आने लगेगी। जो अब देखो ये तो क्या है, फार्मा कंपनी में मेरे को लगता है 2 डिपार्टमेंट सबसे बड़े होते हैं, एक तो R&D और दूसरा लीगल कंप्लायंस। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा दूसरा डिपार्टमेंट है, लड़ते रहो, कभी दूसरी कंपनी से लड़ो, कभी US FDA से लड़ो, कभी कोई अथॉरिटी से लड़ो, यही चलता रहता है इनका लाइफ में। एग्जैक्टली, है ना। 2 ही बड़े, तो सबसे ज्यादा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद सबसे बड़ा काम ये लीगल डिपार्टमेंट का है। सो इसलिए मुझे लगा कि ये तो जाएगा तो सही पक्का। आप देखो बाकी आज इवन औरबिंदो अभी भी देखो मजबूत खड़ा हुआ है, फॉलो बाइंग हो रही है, कम हो रही है, इसमें पेस कम हो गई, लेकिन फिर भी पूरे दिन भर ग्रीन निशान। सन फार्मा भी ऊपर है। हाँ, सन फार्मा भी ऊपर, ये है। ओके, तो यह आपके लिए लुपिन जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। ONGC, इसके आने वाले हैं नतीजे कल। आइए इस पर एक बार फोकस किया जाए और जानते हैं कुशल के साथ कैसे रह सकते हैं ONGC के नतीजे। कुशल, अभी हम वैसे गैस सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे और रिफॉर्म्स का एक फायदा ONGC को भी मिलना चाहिए एज एन अपस्ट्रीम कंपनी, बट बताएं नतीजों के लिहाज से क्या एक्सपेक्ट करना है? देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट माफ कीजिए स्टैंडअलोन आधार पर जो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस नंबर्स है वो बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो आय देखिए 39,000 करोड़ पर रहने का अनुमान है, लगभग 2% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी का कामकाज मुनाफा ये 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, पिछले तिमाही के मुकाबले 20,735 करोड़ पर आता हुआ दिखेगा। तेल की बिक्री में 1 से 2% तक की जो बढ़ोतरी का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं उससे कंपनी को फायदा रहेगा। पर दूसरी तरफ नेचुरल गैस की बिक्री में 1 से 2% तक की गिरावट है, तो एक ट्रेड ऑफ आपको हो सकता है कि यहाँ पर देखने को मिले। क्रूड रिलाइजेशन में भी जो गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, बट कंपनी के मार्जिन्स ये इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। 49.1% पिछले तिमाही में थी, इस बारी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये 53.2% के मार्जिन्स कंपनी दे सकती है। हालांकि मुनाफा अंत में 2.5% गिरकर 12,500 करोड़ पर रहने का अनुमान है, तो आप कह सकते हैं कि जो मिले जुले नंबर्स हैं वो हम ONGC से इस बारी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा खास नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं करें, बट स्टॉक पर अगर आप देखें तो मूव अच्छी आ रही है। बंसल जी की कल माफ़ कीजिएगा फ्राइडे को पिक ऑफ द डे भी थी। बंसल जी फ्राइडे को भी थोड़ा अच्छे एक्शन में था, आज भी एक्शन में है, डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। जरा राय दें सर अपनी एक बार फिर से ONGC पर। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरी तो यहाँ पर बने रहने की राय है। और करेक्शन पे हल्की फुल्की करेक्शन में अगर 1 रुपए की करेक्शन आ जाए तो खरीदना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 152 प्लस के लेवल्स ऊपर में देखने को मिलेंगे। तो 152 के लेवल्स की बंसल जी बात भी कर रहे हैं और ONGC पर रखिएगा भी नजर। थोड़ा कच्चा तेल भी हमने देखा, पिछले हफ्ते 9% की रैली आपको कच्चे तेल में आती हुई दिखी थी, तो उससे भी एक फ्लिप मिलता है ONGC काउंटर्स को, जहां पर आप मूव अच्छी देख रहे हैं। तो ONGC इस समय आपके रेडार पर रहना भी चाहिए। ऑयल इंडिया बाय द वे, इस पर भी रखिए नजर, ये आज अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है और 7.25% ऊपर ऑयल इंडिया का काउंटर भी आपको दिखेगा, डेज हाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है। एक बार इस पर भी चार्ट पर राय लीजिए जाए। सुमित जी जरा देखेंगे सर, ऑयल इंडिया 240 का लेवल 7.5% ऊपर है ये आज। लगता है कि ऑयल इंडिया के अंदर पोजीशन अभी होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 245 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का मूव ऑयल इंडिया में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें। नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 234-235 के आसपास का यूज करें और ऊपर में 245 से 250 तक का मूव ऑयल इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ऑयल इंडिया ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए और ONGC इसके आने वाले नतीजे कल, इसको भी आप अपने रेडार पर रखिए। एक और काउंटर वो है आइशर मोटर्स, यहाँ पर भी आने वाले हैं नतीजे। ये कुशल से ही जानते हैं आइशर पर क्या है बाजार का अनुमान, कुशल बताएं। देखिए आइशर पर भी नंबर्स तो हम अच्छे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और लार्जली कंपनी की जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री रही थी वो काफ़ी शानदार रही थी और इस वजह से कंपनी की वॉल्यूम्स 29% बढ़कर 2.39 लाख यूनिट्स पर रह सकती है। अब इससे कंपनी को एक और फायदा भी है क्योंकि कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम है वहाँ पर भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। इनके जो चैनल एक्सपेंशंस किया इन्होंने उससे फायदा मिलता हुआ दिखेगा और इसी वजह से कंपनी की आय 27% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 3,660 करोड़ पर कंपनी अपना आय दर्ज कर सकती है। इसी का इम्पैक्ट आपको कंपनी के काम
कामकाजी मुनाफा इनफैक्ट और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है क्योंकि कंपनी की रियलाइजेशंस भी यहाँ पर अच्छी इंप्रूव हुई हैं। तो जहाँ तक एबिडा की बात है, लगभग 900 करोड़ रुपए का कंपनी एबिडा कर सकती है। पिछले साल यही आंकड़ा 582 करोड़ रुपए का था। तो 50-52% तक की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। मार्जिन 4% ग्रो कर लगभग 24% एक्सपेक्टेड है और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 61% की ग्रोथ के साथ 734 करोड़ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो लार्जली ओवरऑल कंपनी का काफी अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। दोनों ही जो इनके सेक्टर्स हैं, खासकर रॉयल एनफील्ड और VECV, कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का बेहतर नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब और प्रीमियम सेगमेंट और नए लॉन्चेस को लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री है, इस पर भी हमारा बड़ा फोकस रहेगा। और खासकर जो ज्योग्राफिक एक्सपेंशन है ग्लोबल स्तर पर जो लगातार अपने मार्केट एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको लेकर कंपनी क्या कहती है, उस पर भी आपको फोकस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों का अनुमान। कमेंट्री पर जाएगा ज्यादा फोकस, और वैसे भी आजकल तो नतीजों से ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन वहीं पर आ रहा है, उसके बाद ही आता है। कमेंट्री पर ज्यादा रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। आइशर मोटर्स, ये है आपके लिए रिजल्ट्स का पूर्वानुमान। आइए आइशर मोटर्स के रिजल्ट्स पर ही एक बार जरा चार्ट पर राय ले ली जाए। हिमांशु जी, चार्ट देखिए, राय दीजिए। अनिल जी, मुझे लगता है कि चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉक नंबर से पहले अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेशन फेज में है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर नंबर्स के बाद स्टॉक 2550-3300 का जोन निकालता है तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है जिनके पास तेजी की पोजीशन है बने रहें। बहुत शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 3190 यानी कि 3190 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बने रहने। यह है आपके लिए आइशर मोटर्स पर नतीजों की लिहाज से राय इस वक्त आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। एक स्टॉक बड़े दिनों बाद आज वापस से एक्शन में आया, थोड़ी तेजी की तरफ, इतना गिरने के बाद। ग्लैंड फार्मा 4% मजबूत होता हुआ दिखा है। एक तरफा पिटाई खाने के बाद इसने सोचा कि अब मैं गिरना बंद कर दूं और थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश करूं, यही होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स तो दीप आज क्या घटे हैं, मतलब ऐसे गिरे कि मतलब जैसा पूछो मत। सेंट्रल सिटी यूनियन बैंक 16%, बालकृष्ण 11%, नौकरी 10%। क्या हो गया? वो उन्होंने कमेंट्री दी ना, IT हायरिंग में उन्हें स्लो डाउन दिख रहा है, उसका शायद उसका इतना असर, खाली हायरिंग स्लो डाउन में इतना असर? नहीं, नंबर्स भी थोड़े थे और कमेंट्री भी थी, दोनों ही नंबर्स तो ढीले थे ही। खैर 8% ल्यूपिन। अच्छा, कोफोर्ज देखिए, सप्लाई खत्म हो गई है एक तरह से, कायदे से स्टॉक बढ़ना चाहिए, जहाँ सप्लाई है वहाँ से बढ़ने को तैयार नहीं। ऑल बायर सेटिस्फाइड है ना। कोफोर्ज के चार्ट पर जरा एक बार वागले साहब से राय ली जाए, उनका फेवरेट शेयर है। वागले साहब, कहाँ पर आप खरीदोगे ये बताओ। अनिल जी, जो जिस तरह से ये मोमेंट आई है 4200, इसको ब्रेक करना ही नहीं चाहिए था, तो अभी इसका पैटर्न ही वीक हो गया है। तो मैं खरीदूंगा 3900 के आसपास, मतलब वहाँ पे अगला सपोर्ट है, और ऊपर में भी 4200 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है शॉर्ट टर्म में। तो ब्रॉडली 3900 4200 ये रेंज होगी। कोफोर्ज, जहां पर आप देख रहे हैं आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है, बेरिंग्स की तरफ से स्टेक सेल हुई है और उसका इम्पैक्ट भी स्क्रीन पर दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, एक और काउंटर जहां पर वागले साहब से हमने पहले भी बात करी। वागले साहब, चार्ट भी आप पुल अप करके रखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी आपकी राय लूंगा। तब तक नुपुर से जानते हैं क्या है अनुमान बाजार का, नतीजों कल आने वाले नुपुर नतीजे बताएं। बिल्कुल, कंपनी के जो हॉस्पिटल सेगमेंट है वहाँ से तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, लेकिन अपोलो 24/7 जो फार्मेसी बिजनेस है वहाँ पे अभी भी घाटा आ सकता है। अनुमान मैं आपको बता देती हूँ, कंपनी की जो आय है वहाँ पे 13% की ग्रोथ का अनुमान है। इस बार 4127 करोड़ का एस्टिमेट बैठ रहा है। कामकाजी मुनाफा देखें तो वो 11% से घटकर 523 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन देखें तो वहाँ भी इम्पैक्ट रहेगा, 16% से कम होकर इस बार 12.5% के आसपास रहेंगे, और जो मुनाफा होगा वो भी 190 करोड़ के आसपास आ सकता है। हेल्थ केयर कारोबार में तो एक्सपेक्टेशन है कि 8% की ग्रोथ रहेगी, लेकिन फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस बार एक्सपेक्टेशन है कि जो वहाँ पे ग्रोथ है वो 22-23% के आसपास आ सकती है। ऑक्यूपेंसी लेवल में इस बार लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो मैनेजमेंट कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी ऑक्यूपेंसी लेवल्स को देखकर। अपोलो 24/7 जो कंपनी की फार्मेसी सेगमेंट है वहाँ पे इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 175 करोड़ के आसपास का घाटा आ सकता है, और केपेक्स जो कंटिन्यू कंपनी करे जा रही है अपोलो 24/7 के लिए, उसके चलते मार्जिन पे भी इम्पैक्ट रहेगा। तो ऑल इन ऑल आय पे ग्रोथ रहेगी, मार्जिन इम्पैक्टेड रहेंगे, और मैनेजमेंट कमेंट्री केपेक्स और अपोलो 24/7 को लेके इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स ये है आपके लिए नतीजों का अनुमान। कल आने वाले हैं रिजल्ट्स, राइट?
नए स्टोर कितने जोड़ते हैं और कैपेक्स कितना करते हैं, आगे ग्रोथ कहाँ से आएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अपोलो हॉस्पिटल जरा एक बार राय चार्ट्स पर ली जाए। वागले साहब को बोला था। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, ये 4200 में इसका बॉटम तो बन चुका है, लेकिन ऊपर में 4400 420 ये लेवल जब तक क्लियर नहीं करता है, मुझे नहीं लगता है आगे मूव आएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेरिश है, लेकिन मोमेंटम मिसिंग है। 4430 के ऊपर निकलता है फिर मैं 4500 520 तक की बात करूंगा। व्यू उतना ही है, उससे ज़्यादा है नहीं, लेकिन 4200 भी ब्रेक नहीं होगा, ये मेरा मानना है। 4200 ब्रेक नहीं होगा, ये आपके लिए क्लियर है, बट कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन इस पर आ भी नहीं रहा है। इस बीच कोटक बैंक पर रखिए नज़र। अनिल जी, कुछ इंटरेस्टिंग खबर आपको आती हुई दिख रही है, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है। जनरल इंश्योरेंस कारोबार में हिस्सा बिक्री का आकलन कर रहा है कोटक बैंक, ये इंटरेस्टिंग खबर आई है जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए। तो इनका जो जनरल इंश्योरेंस कारोबार है, जिसमें ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो भी देते हैं उसमें हिस्सा बिक्री कर सकते हैं, स्टेक सेल कर सकते हैं। ये एक तरह से इनके लिए वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला होगा, साथ ही फंड जुटाने वाला भी मामला होगा। ये बड़ी खबर है कोटक के लिए। देखना होगा किस वैल्यूशंस पर करते हैं, वो देखने वाली चीज़ है, लेकिन खबर अच्छी है कोटक बैंक के लिए, ये साफ आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़े एक्शन वाला आपको पॉइंट नज़र आएगा। तो कोटक बैंक के लिए अच्छी खबर आती है, दिख रही है। स्टॉक भी लगातार मजबूत रहा है दीप, बिल्कुल नतीजे के बाद से ये स्टॉक गिरा नहीं है कंपैरेटिवली दूसरे बैंक्स के मुकाबले में। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है कि जनरल इंश्योरेंस कारोबार जो है इनका, इसमें कंपनी हिस्सा बिक्री कर सकती है, बैंक हिस्सा बिक्री कर सकता है, यानी कि अपनी स्टेक कुछ बेच सकता है। ये खबर आती हुई दिख रही है। कार, बाइक और हेल्थ, ये तीनों है। कार इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, तीनों ही है। कार इंश्योरेंस में तो काफी अच्छा कर रहे हैं काम, कार इंश्योरेंस में तो बाकी में भी कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन कार इंश्योरेंस का तो मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स वगैरह ये सब आते रहते, इसलिए आइडिया है। तो ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती दिख रही कोटक बैंक को लेकर। एक बार जरा कोटक बैंक के चार्ट पर राय ली जाए। सुमित जी जरा चार्ट देखिए, अपनी राय दीजिए। कोटक बैंक बहुत ज्यादा साइडवेज में चल रहा है काउंटर, और स्टॉक के अंदर मोमेंटम आना बाकी है। शायद कोई न्यूज का इम्पैक्ट आने में इसके अंदर एक मोमेंटम देखने को मिले। स्टॉक के अंदर ऊपर में 1780 1800 ये इमीडिएट हर्डल है। जैसे ये लेवल टूटेंगे तो फिर 1850 तक के लेवल कोटक बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। पिछले 5-7 दिनों से स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर का मूव दिखा रहा है, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। 1780 1800 का लेवल टूटने के बाद 1850 से 1880 तक का मूव कोटक बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नीचे में जो सपोर्ट है 1740 1750 के पास है, ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, और ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया तो 50 से 80 रुपए का मूव कोटक बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। % सब्सिडरी है कोटक बैंक की ही इनका जनरल इंश्योरेंस कारोबार। तो देखते हैं शायद नया पार्टनर भी इस स्टेक सेल के जरिए ये ले आए, या फिर कुछ फंड रेजिंग भी हो सकती है। तो देखते हैं कैसा डेवलपमेंट होता है, बट ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है, तो कोटक बैंक पर आपको रखनी है नजर। आइए सुमित जी के पास ही वापस चलते हैं, क्योंकि उनकी एक कॉल भी है तैयार, सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल रडार पे आया है। फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर अभी दबाव देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 773 774। स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस के अंदर दबाव है, स्टॉक ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। लास्ट 2 दिनों से स्टॉक में ऊपर से दबाव देखने को मिला है, और अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ से इस हफ्ते में और गिरावट देखने को मिलेगा। चोला फाइनेंस के अंदर यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। ऊपर के अंदर जो इसका रेजिस्टेंस है 780 का है, 780 785 का है, तो 785 का स्टॉप लॉस लगा के चोला फाइनेंस को यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। नीचे के अंदर जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 760 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 750 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, ऊपरी लेवल से दबाव है, लास्ट 2 दिनों में सेलिंग प्रेशर है, पिछले 4-5 दिनों के लो लेवल पे आ चुका है। यहाँ से 15-20 रुपए का फॉल देखने को मिलना चाहिए। 785 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें 760 750 के टारगेट्स के लिए। यह राय आपके लिए चोला फाइनेंस में बिकवाली करने की राय, 785 का स्टॉप लॉस, 760 750 के टारगेट के लिए। आइए वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष बताएं क्या है सिचुएशन। 2 है ना बैन में? सर डबल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे अब आपके पास। 2 तो हैं, अपडेट दे देता हूँ। एक आध तो अदानी का ही आएगा, अदानी एंटरप्राइजेस। नहीं सर, आज अदानी वाला नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरे फेवरेट आ रहे हैं। पहले अपडेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 96% है।
अंबुजा सीमेंट है 91%, तो ये तो बैन में बने ही रहेंगे। अब एंट्री कर रहा है सर जिसमें बुल वर्सेस बेयर किया था BHEL। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर हो गई है 104%, 95% के आंकड़े को काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया, तो निश्चित हो गया स्टॉक बैन में आएगा। और दूसरा है PNB, यहाँ पर पोजीशंस बनी तो है लेकिन अभी तक उतनी ज्यादा नहीं है, 96.5% है, 95% से थोड़ी सी ऊपर है। समय भी थोड़ा सा बचा हुआ है तो देखना होगा पोजीशंस यहाँ पर कटती है कि नहीं कटती हैं, लेकिन PNB 96.5%, BHEL 104%, ये दोनों स्टॉक बैन में एंट्री करेंगे। तो PNB रेल तो आ ही जाएगा। हाँ, PNB डाउटफुल है, आखिर मिनटों में थोड़ी पोजीशन कम होगी तो ना भी आए, बॉर्डर पे रह जाए और बाहर कोई निकलेगा, मतलब कल कुछ तो बढ़ेगा आपका काम। हाँ, थोड़ा सा बढ़ जाएगा सर। ट्रैक करने थोड़ा सा कैसे हो, मिनिमम 50% बढ़ेगा ना काम। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब अगर आपका सुबह जैसे 6:30 कितने बजे से गिने, सुबह कितना बजे से गिनना चाहिए आपका काम शुरू होता है? 6 बजे से। 6, चलो 6 मान लो, होता 6 बजे से फिजिकली होता है शुरू, मेंटली तो 8 बजे से होता होगा नहीं 6 बजे से लेके 4 बजे तक, चलो मान ली, ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, कम करूँ? नहीं सर, प्रॉपर है। ओके, उसमें अगर आप 2 स्टॉक बैन में लाते हैं तो बताइए कितना % काम बढ़ा? आशीष सोच रहा बैन के फॉर्मूले बदल देता हूँ मैं फटाफट। करना पड़ेगा सर, तो करना पड़ेगा बैन। एक समाना था आशीष, मतलब हमने वो दिन देखे 18, 20 स्टॉक बैन में होते थे, 20 स्टॉक बैन में 2 साल पहले कौन जा रहा, भगदड़ मची रहती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नियम बदलते गए तो अब बैन में आना और जाना बहुत। और तब कम से तब 150 स्टॉक्स थे FNO में, और उसमें फिर 15-20 बैन में होते थे। लेकिन वही बात है, देखिए ट्रैक तो करना ही पड़ता है, स्टॉक भले एक हो या एक भी ना हो। तो अच्छा बंसल जी, आपको कुछ विशेष टिप्पणी और हिदायत देना चाहते हैं? जी बंसल जी, और टू यू। नहीं अनिल जी, आपने बिल्कुल सही बोला। अनिल जी, परसेंटेज अगर आप निकाल रहे हैं तो अनिल जी आशीष का टाइम शुरू करें। कितने बजे उठते हैं अनिल जी? उठते तो काम करने के लिए अनिल जी, मंडे टू फ्राइडे तो जितने बजे बेड से उठते हैं, अलार्म बजता है, उतने बजे से अनिल जी काम शुरू हो जाता है। अच्छा, तो वहां से कैलकुलेट करें अनिल जी। ऐसा गिनना होता था, प्रोफेशन वो वाला लो, लॉयर्स और सोलिसिटर्स का। मैंने आपके केस के बारे में इतने मिनट सोचा, उसके हिसाब से बिलिंग होगी, मिनट और घंटों के हिसाब से, बराबर है। बंसल जी, वो वाला प्रोफेशन सही है, फिर उसमें टाइम के हिसाब से बिलिंग हो जाए। मैं फ्लाइट में आधा घंटे तक आपके केस पे विचार कर रहा था, उसकी भी बिलिंग होती है, सच्ची में होती है। अच्छा, विचार कर रहा था, उसकी भी बिलिंग? मतलब आप ही क्या काम, मेरा दिमाग तो आप ही का काम। वेरीफाई कैसे करोगे? होता है, कर भी नहीं सकते। वेरीफाई तो पैसे देते वेरीफाई हो जाता है, जैसे चेक फाड़ेंगे आपका वेरीफाई हो गया नहीं फाड़ेंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है नहीं, बड़े बड़े सारे सॉलिसिटर्स हैं, उनका सिस्टम ही ऐसा ही। अच्छा, तो ये तो हो गया आपके लिए मामला, चलो चोला में बिकवाली करने का। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों का कल जो भी प्लान हो, मैं ये तो नहीं पूछूंगा किस किस का क्या प्लान है, सबका अपना अपना प्लान है, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँ, जरा अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर रखिए, आपके लिए एक तस्वीर आ रही, जरा दिखाइए। एक ये वैलेंटाइंस ऑफर है, जो ठक्कर सोचेंगे मैं कहाँ रह गया। लेकिन ये हमारे एक और जंकी हैं खाने पीने के वहाँ, विश्वेश जी आपके स्वागत के लिए ये एक स्पेशल कल हार्ट शेप पिज्जा बनवाया हमने, जरा देखिए, डोमिनोज की तरफ से ये कल आ रहा है, और एक पर एक फ्री भी है, नजर डालिए। और हार्ट शेप्ड है। हार्ट शेप, बताएं सर। बिल्कुल ऑर्डर किया जाएगा अनिल जी, सब ऑर्डर किया जाएगा ऑफिस में। तो ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर करेंगे तो एक फ्री आएगा, खाली फ्री वाला ऑर्डर पे वो नहीं डिलीवर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बंसल जी सोचे कि मैं फ्री वाला ऑर्डर कर दूं खाली, तो बाकी वो वाला आप किसी और को दे दीजिए। लेकिन ये है, देखो सबके अपने अपने ट्रिक्स है। वैलेंटाइंस डे लिमिटेड पीरियड ऑफर है। हाँ, चीज़ी पिज्जा एक ही दिन के लिए। हाँ, 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए उन्होंने। अच्छा, 2 दिन के। मुझे तो इतना भी नहीं पता, दीप को सब पता है कब ऑर्डर करना है 1 करना है, 2 करना है, कितनी बजे से कितनी बजे के बीच में करना है। वेरी नाइस। जुबिलेंट फूड की तरफ से आपके लिए ऑफर आता हुआ दिख रहा है। फाइनल स्ट्रैटेजी। यस, आइए अनिल जी की मार्केट की फाइनल स्ट्रैटेजी। कुछ भी नहीं हो रहा है सर, वहीं के वहीं अटके हुए हैं। 24 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, 20 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स। कुछ बदला नहीं है पिछली बार की स्ट्रैटेजी से।
वही 90 पॉइंट नीचे निफ्टी और 250 पॉइंट अब 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी हो गया। ग्लोबल पिक्चर भी वैसी है सर। और हमारे आज शाम को इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उसके अलावा तो और कुछ बड़ा डेटा भी नहीं आने वाले, तो क्या करके जाना है सर? देखिए वैसे देखा जाए तो कोई खास बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन और निफ्टी में तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि 17,700 के ऊपर ही है, लेकिन बैंक निफ्टी 41,350 के नीचे बन गए। सो बेसिकली क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी पहले सपोर्ट रेंज जिसके नीचे बंद देना चाहिए, जहां से थोड़ा सावधान होने, मतलब एक बार आपको सोचना पड़े, उसके नीचे बंद हो रहे हैं, वो 17,850 और 41,350 था, तो 41,350 के भी नीचे बंद हो रहे हैं, 17,850 के नीचे भी बंद हो रहे हैं, तो क्लोजिंग अच्छी तो नहीं है। और जब क्लोजिंग अच्छी नहीं है, डाउ फ्यूचर आपको खराब दिख रहा है, तो आप खराब नहीं दिख रहे हैं, तो आप डाउ के को देख के खरीदने का मन करेगा, अपनी क्लोजिंग को देखकर नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर यही है, आप जो कुछ भी फ्रेश ट्रेड लेना हो कर लीजिए, दिन के दौरान भी मार्केट आपको मौका देता ही है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप 17,600 का पुट खरीद कर होल्ड हेज कर सकते हैं, शॉर्ट है तो 17,900 का कॉल खरीद कर हेज कर सकते हैं, यानी कि 125-150 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज आपकी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। बैंक निफ्टी में अगर आपके पास लॉन्ग है 41,000 का पुट, शॉर्ट है 41,500 या 41,600 का कॉल, जो आपको ठीक लगे वो करके रखिए, बस नया नहीं बनाना ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नई पोजीशन तो बनानी ही नहीं है इस बाजार में। बट अगर आपकी पोजीशन है इन्फो एज में तो क्या करना है, क्योंकि स्टॉक में आपने 10% का कट आज आते हुए देखा, और इतना बड़ा और इतना बुरा कट आया क्यों है? सिर्फ नतीजों का ही इम्पैक्ट है या कुछ और? आइए समझते हैं, थोड़ा कुशल इस पर रिसर्च करके लाएं। कुशल, इतने खराब नतीजे थे या फिर कुछ और भी है? नहीं दीपांशु, नतीजे उतने ज्यादा खराब भी नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशनल फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो इंप्रूव होकर ही आए थे। बट लाली, जो बड़ा कंसर्न बन रहा है वो इनकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस बारी जो इन्होंने 276 करोड़ का निवेश इन्होंने किया हुआ था 4B नेटवर्क्स नाम की एक कंपनी में। ये एक प्रॉपटेक कंपनी है, राहुल यादव जो इसके फाउंडर थे, तो उनकी जो कंपनी है उसमें इन्होंने ये पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि आज से 4-5 महीने पहले ही इन्होंने 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी में किया था। तो पिछले 4-5 महीनों में इतना क्लियर कट रिवर्सल्स इनके कमेंट्री में, इनके थॉट प्रोसेस में, ये थोड़ा सा हो सकता है कि निवेशकों को चिंता का विषय बन रहा है। और यहाँ पर ये साइट किया जा रहा है कि कैश बर्न और साथ ही जो फंडिंग एनवायरनमेंट है आगे कंपनी के लिए, वो आगे चलकर दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। अब इससे सवाल क्या उठ रहा है? अब आप देखिए, जोमैटो में करीबन 12-13% की इनकी हिस्सेदारी है, पीबी फिनटेक में 13-14% की हिस्सेदारी है। तो आगे चलकर अगर ये भी अगर फ्रेश राउंड ऑफ फंडिंग्स कहीं से लेते हैं तो हो सकता है कि वहां पर भी एक कॉज ऑफ कंसर्न लोगों को लग रहा हो। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण से आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट वर्टिकल इनका है ही, जहां पर आईटी में स्लो डाउन होने की वजह से इनका जो रिक्रूटमेंट वर्टिकल है आईटी स्टाफ्स के लिए, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये मेजॉरिटी शेयर ऑफ इनका रेवेन्यू में फॉर्मेशन है, करीबन 78% रेवेन्यू रिक्रूटमेंट वर्टिकल से इनका आता है। तो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न इनके कोर कारोबार को लेकर अभी बना हुआ है, और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट्स की मैंने बात की उसको लेकर भी एक चिंता बनी हुई है, और इसी वजह से इतना बड़ा कट आपको इन्फोएज में आ रहा है। आगे की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी एक सवाल इन पर बन रहा है, और स्टॉक पर तो देखिए आज 10% का कट आ ही चुका है। चलिए इस पर रखेंगे नजर, देखते हैं कल रिकवरी आती है या फिर और वीकनेस। बस 10% नीचे आज है इन्फोएज। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ गए, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन, स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या करना है इस समय? सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओके, थोड़ा इशू है जय के ऑडियो के साथ, दोबारा उनके साथ कनेक्ट करते हैं। बट कैश का ऑप्शन जय हमें देने भी वाले हैं इस समय। आई थिंक दोबारा जुड़ गए। जय गुड आफ्टरनून, बताएं क्या करना है बाजार में? एक व्यू शेयर किया था फिन निफ्टी के ऊपर, जहाँ पे हमने 18,400 का पुट रिकमेंड करवाया था, और वहाँ पे ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हासिल भी हो चुके हैं। एंड फिर से एक मौका फिन निफ्टी में हमें देखने मिल रहा है दीपांशु से। यहाँ पर मैं जो स्ट्रैटेजी अभी देने वाला हूँ वो है 18,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने की। फिर से सी ओवरऑल मार्केट में करेक्शन हो चुका है, साइडवेज है मार्केट एक्चुअल में देखा जाए तो काफी दीपांशु। बट देन रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम दी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, टुमारोज एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, आप यहाँ पे 18,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन फिर से खरीद सकते हैं। आपको 36 रुपए पर मिल रहा है। ये हीरो जीरो ट्रेड वापिस होगा दीपांशु। सुबह 41 में लिया था, 85 तक देखने मिला, आज फिर से अभी 36 में मिल रहा है। सो 18,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन आप खरीदिए।
36 रुपीज में जीरो ट्रेडी से मांगी। अब जो इसके टारगेट्स दीपांशु होंगे, पहला टारगेट रहेगा 78 का, सेकंड टारगेट विल बी 92। तो 78 एंड 92 ये दो टारगेट्स के लिए आप फिन निफ्टी का 18,400 पे स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदते चल सकते हैं। फिन निफ्टी 18,400 का पुट आपको खरीदना है। आज सुबह भी 18,400 का पुट जय ने खरीदवाया था, 41 के आसपास 85 का टारगेट हिट हुआ, वापस 36 के लेवल पर मिल रहा है और 78 और 92 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो इस पर रखनी है नजर। फिन निफ्टी एज एन इंडेक्स जय को पसंद आ रहा है ट्रेड के लिए। चलिए फिर आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं और एक और इवेंट लेस डे रहा है। बिल्कुल सुस्त एक्शन आपको स्क्रीन पर दिखा। सुबह फिर भी थोड़ी चुस्ती थी 15-20 मिनट की, उसके बाद से तो बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कमजोर ट्रेड दिखा रहे। बट हाँ, टाइटन ने आज होल्ड आउट करा है 2% ऊपर, एलएनटी पर 2% की खरीदारी, एनटीपीसी की जहां पर अभी बात हो रही थी 0.25% ऊपर। कल नतीजों से पहले आइशर मोटर्स भी 1.5% ऊपर है। बजाज ऑटो में थोड़ी खरीदारी है। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी थी, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज। सुबह हिमांशु जी भी डॉक्टर रेड्डीज के बारे में बात कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक, HUL यहां पर आपने थोड़ी खरीदारी देखी और आईटीसी भी आज पॉजिटिव टेरिटरी में था। बट एक और खराब दिन था अदानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए। टॉप 2 लूजर्स निफ्टी के अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स, और कैश वाले सारे स्टॉक्स में तो आपने वीकनेस देखी। अंबुजा और एसीसी पर भी आज दबाव बना हुआ था। एसबीआई 3% नीचे ये भी है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा यहां पर आपने कमजोरी देखी है। तो आईटी स्टॉक्स एक वीकनेस की बास्केट थे। अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजों से पहले 0.2% नीचे था। बजाज फाइनेंस में आपने कमजोरी देखी। हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, M&M, हीरो मोटोकॉर्प और ब्रिटानिया यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए और यहां पर आपने एक फार्मा स्टॉक अच्छे एक्शन में दिखा, वो है ग्लेनमार्क, 5.25% ऊपर। थोड़ी पॉजिटिविटी आपने औरोबिंदो में भी देखी। नाल्को खराब नतीजे बट अनुमान से बेहतर, 2.5% ऊपर ये रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो बैंगलोर में एरो शो भी चल रहा है उस पर रखी नजर, 2% ऊपर। अशोक लेलैंड, हनीवेल ऑटोमेशन, चंबल फर्टिलाइजर, पावर ग्रिड जिस पर अभी बाय कॉल भी आई थी, श्री सीमेंट, JSPL यहाँ पर भी पॉजिटिविटी रही। थोड़े थोड़े अच्छे गेंस के साथ ही बंद हो रहे हैं। बट वीकनेस और डीप कट्स, सिटी यूनियन बैंक नतीजों के बाद 15% टूटा है ये काउंटर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नतीजों का रिएक्शन 11%, इन्फो एज नतीजों का रिएक्शन 10%। लुपिन फॉलो ऑन सेलिंग आई है, ड्रग अप्रूवल में डिले हो सकता है, 8% नीचे। कोफोर्ज बड़ी ब्लॉक डील हुई, बेरिंग ने ऑलमोस्ट 10% हिस्सा बेचा है, 7.5-8% नीचे। BHEL ठीक नतीजे थे बट वीक रिएक्शन और वायदा कारोबार के बैन में भी आ सकता है, 5%। इंडियाबुल्स हाउसिंग बैन में बना रहेगा, 3.25%। SRF, ABB अच्छे नतीजे बट मुनाफा वसूली क्योंकि ऑलरेडी रन अप आ चुका था, इसमें भी 3-3.25% का कट आपको बनते हुए दिख रहा है जी। 850 नहीं 750 आज होल्ड करा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे निफ्टी और 300 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी पर 41,250 का लेवल आता है। एकदम BTSC के ट्रेड के तौर पर देखें तो शॉर्ट टर्म क्लोजिंग खराब है थोड़ी सी, 17,850 के नीचे की और 41,350 के नीचे की बैंक निफ्टी पर हल्की कमजोरी वाली कही जाएगी। हालांकि डराने वाले और एकदम बहुत घबराने वाले लेवल्स पर बंद नहीं हुआ है, लेकिन 3 दिनों के एवरेज के 3 दिनों की जो क्लोजिंग है वो नीचे जाकर बंद होना थोड़ा सा चिंता की बात तो पहली बनती है। देखते हैं आज अमेरिकी बाजार और FIs का मूड क्या रहता है, जिससे समझ में आएगा आगे क्या कुछ होना है। लेकिन आगे क्या कुछ होना है वो मैं आपको बता दूं। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने सख्ती दिखाई है। आरोप यह है कि ई फार्मा कंपनियां बगैर लाइसेंस की दवाएं बेच रही है। फिलहाल DCGI ने करीब 20 ई फार्मा कंपनियों को नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है। शाम 6 बजे इसी पर बातचीत होगी। क्या वाकई नियमों को ताक रखकर ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही है? तो क्या इससे नकली और हल्की दवाओं का बेचने का खतरा बढ़ गया है? और क्या पुराने प्रिस्क्रिप्शन पर भी ई फार्मा कंपनियां दवाएं दे देती है? आखिर ई फार्मा कंपनियों से क्या क्या है दिक्कतें, इन्हें कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, इस पर करेंगे हम विशेष चर्चा। ऑनलाइन दवाई प्रिस्क्रिप्शन हवाई, वाह वाह क्या बात है। ओके, जगन्नाथ शिंदे साहब हैं जो चेयरमैन और MD हैं AIOCD के, और ये है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। डॉक्टर सुनीला गर्ग जानी मानी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, इन दोनों से होगी हमारी मुलाकात शाम 5:56। इसके बाद आज जानेंगे कि कहाँ निवेश करने से आपके लक्ष्य होंगे पूरे। क्या इस साल डेट में निवेश से कमा सकते हैं आप मुनाफा? अनिश्चित बाजार में इक्विटी में कहाँ निवेश से वेल्थ बन सकती है? और साथ ही बताएंगे मुनाफे की स्कीम्स भी। शाम 6:26 मनी गुरु। देखिए इक्विटी या डेट कहाँ निवेश बेस्ट, आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम आलोक सिंह साहब के साथ होगा, CIO बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड,
और कीर्तन शाह, CEO क्रीडेंस वेल्थ एडवाइजर, इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। और रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। नवजात के लिए माँ का दूध ही सुपर फूड होता है, लेकिन लेंसेंट की माने तो कई महिलाएं कंपनियों की मार्केटिंग टैक्टिक्स में आकर पाउडर वाले दूध को देती है प्राथमिकता। और इस रिपोर्ट में नए ट्रेंड को लेकर अलर्ट भी किया गया है। इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे विश्लेषण, भारत में पाउडर दूध का इस्तेमाल कितना होता है, क्या भारत भी इस ट्रेंड में शामिल हो रहा है। देखिए ज़रूर, पाउडर नहीं माँ का दूध सही, ये है आपके लिए एक और कवर स्टोरी। आपने अगर अपने खाने में मोटे अनाज को शामिल किया या करने की सोचें तो आपकी हेल्थ के लिए हो सकता है रामबाण। मोटे अनाज के क्या क्या है फायदे और कैसे मोटा अनाज आपकी सेहत का राज बन सकता है। मोटा अनाज सेहत का राज, ये इंडिया 360 डिग्री में हमारी एक और स्टोरी। यह है आज शाम का आयोजन, विदा लेने का वक्त। तो इससे पहले बता दें 17,770 आज की क्लोजिंग 85 अंकों के नुकसान के साथ राउंड फिगर में 250 अंक गिरता हुआ सेंसेक्स 60,431 और 277 अंकों का नुकसान रहा निफ्टी बैंक में 41,282 पर होती हुई क्लोजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद वागले साहब, बंसल जी, विश्वेश जी, आपका भी, और इसके साथ साथ हिमांशु जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब और सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।